सबको सब एक सिस्टमेटिक वे में करना बहुत ही बड़ा चैलेंज लग गया है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज हर जगह से सुनने में आ रही है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की शॉर्टेज भी काफ़ी हॉस्पिटल में आ रही है, और जो एसेंशियल जो इंजेक्शंस है, रेमडेसिविर इंजेक्शंस और टोफिजुमैब, इन इंजेक्शन की भी सप्लाई काफ़ी शॉर्ट है। गवर्नमेंट इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी चैलेंजेस हम सब लोग फेस कर रहे हैं। अब मेडिसिन का और ऑक्सीजन का सप्लाई ये तो गवर्नमेंट इंश्योर कर ही रही है, लेकिन सबसे एक और बड़ा मेजर चैलेंज है कि स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एक अच्छी हेल्थ केयर टीम जो कोरोना पेशेंट्स को प्रॉपर केयर दे सके, हॉस्पिटल्स के अंदर, क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर एक प्रॉपर वे में और स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल बेस्ड केयर दे सके। तो इसके लिए अब आप डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक स्टाफ, जिसमें कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट भी आते हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा रोल है, मेजर रोल भी का हमारे इंटरनल हॉस्पिटल के अंदर। हमारी बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस इंटरनल मेडिसिन और चेस्ट फिजिशियन और पल्मोनरी मेडिसिन की टीम है, और ये टीम हमारे कोरोना के पेशेंट्स को बहुत ही अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कर रही है। और इस टीम में सबसे मेजर रोल जो है वो है रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो कि हमारा अंदर अवेलेबल है, नर्सिंग स्टाफ और जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो पेशेंट के बिल्कुल करीब है हर एक चीज में, जिनका काम बेसिक जो उनको ऑपरेट कराना, और बाकी नर्सिंग स्टाफ जो कि मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर जो कि हमेशा उनकी सारे बाकी पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं, और आईसीयू स्टाफ, आईसीयू के स्टाफ जो कि बहुत ही क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को देख रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स। तो ये जो सारा मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल टीम है, ये इस सिचुएशन में जबकि कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पीपीई पहनना, जो कि ऊपर से नीचे पूरा कवर्ड होता है, उसमें सांस लेने में भी कठिनाई होती है, और उसमें आपको उससे गर्मी काफी महसूस होती है। तो ऐसी टफ सिचुएशन में इतने लंबे समय तक ड्यूटी करना, कंटिन्यूस ड्यूटी करना, तो ये इनको फिजिकल एग्जॉशन तो है ही, साथ साथ के लोग कोरोना के पेशेंट को सिक होते हुए देखते हैं, उनको ट्रीट करते हुए जाते हुए देखते हैं, और तो उनको एक इमोशनल और मेंटल एग्जॉशन होता है। तो इस चीज को देखते हुए हम जितनी भी सीनियर फैकल्टी टीम है, हमने निर्णय लिया कि हम सब उनकी हौसला अफजाई के लिए टर्न बाय टर्न हम भी कंप्लीट राउंड देंगे, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं है इस संकट की घड़ी में जूझने के लिए। एक जो वॉर लेवल का जो काम चल रहा है कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, इस वॉर में, इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है, हम सब लोग साथ में हैं, और हम बारी बारी से राउंड लेकर के उन सारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और पैरामेडिक्स हैं उनका हौसला अफजाई करें। ये पहल हमने करी है, और हम चाहते हैं कि हम उनसे कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ में खड़े रहें, आईसीयू के अंदर वार्ड के राउंड करें, और उनको हर चीज में हेल्प करें, डिसीजन मेकिंग में भी, और उनको मोटिवेट करें समय समय पे, ताकि वो अपना पूरा 100% दे सके इतनी टफ सिचुएशन में, सब कंडीशन में, और वो जो अपना जो बेस्ट लेवल करते हुए ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को एक अच्छी वजह से कर सके। और मैं हमारे पूरे देश में जो भी कोरोना वायरस से मेरा काम कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि बहुत लेवल पे जुड़े हुए हैं, और अपना पूरी दिनों रात से कोरोना पेशेंट्स की सेवा करने में लगे थे, उनको भी बड़ा सैल्यूट देना चाहूँगा, उनको मैं बहुत ही धन्यवाद और आभार भी देना चाहूँगा। और इसी के साथ में एक और संदेश में सबको पहुँचाना चाहूँगा कि ये सेकंड वेव में हम सब लोग ट्रीट करने में लगे हुए हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद में भी, इस वेव के ओवर होने के बाद में भी हमें वो सभी सावधानियाँ जो बरतनी चाहिए है, जो प्रॉपर मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब मेंटेन करें, ताकि हम थर्ड वेव के प्रभाव से बच सकें। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, नमस्कार मित्रों, मैं नितेश तिवारी, मार्केटिंग हेड इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर, आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, इटर्नल हॉस्पिटल राजस्थान का एकमात्र अस्पताल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से मान्यता प्राप्त है। जैसा कि आप सब जानते हैं,
कोरोना वायरस की दूसरी लहर हमारे देश में जोर पकड़ी हुई है और प्रतिदिन संक्रमण के लाखों केस सामने आ रहे हैं। बढ़ती बीमारी के साथ लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं और भ्रांतियां भी फैलती जा रही है, जो कि इस बीमारी के भय को और बढ़ाने का काम कर रही है। कुछ आंकड़ों के अनुसार 85% संक्रमित मरीज घर पे ही ठीक हो सकते हैं। ऐसे में घर पर रहते हुए इस महामारी से कैसे निपटे, और खासकर हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण हो गए तो उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं जिनके साथ वे आसानी से कोरोना को मात दे सकते हैं। आप सभी के इन सवालों और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स इस वेबिनार में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं, जैसे ब्लड सैचुरेशन क्या होता है, कौन सी दवाई कब लेनी चाहिए, मरीज को कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, संक्रमण के दौरान खान पान कैसा रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे कई सवाल हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे। और हमारे साथ में आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूँ। साथ में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से प्रोफेसर ओपी छंगानी साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं, मैं वेलकम करता हूं इटर्नल परिवार की तरफ से। साथ में डॉक्टर पंकज शर्मा, जो डीन एंड रजिस्ट्रार इपेक्स यूनिवर्सिटी से हैं। आप सभी का, आप दोनों का स्पेशली इस वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर डॉक्टर संजीव के शर्मा। ही इज ए director in international cardiology here at Eternal Hospital. He did MBBS MD with gold medalist from SMS Medical College Jaipur. Then he did DM cardiology from AIMS New Delhi. Then fellow of American College of Cardiology, fellow of European Society of Cardiology, fellow of Society of Cardiovascular Angiography and Intervention. He is having overall clinical experience of 20 years, in which he got an opportunity to serve some of the top hospital of the country, which includes AIMS Delhi, Fortis Escorts Delhi, Fortis Escorts Jaipur, prior to joining Eternal Hospital Jaipur. His area of interest is complex coronary intervention, which includes rotablation for calcified coronaries, left main intervention, post-bypass intervention, CTO intervention, imaging guided PCI. He has been voted as a top cardiologist of Jaipur, Rajasthan several times. He has almost 20 years, or he is having more than 20 national and international publication to his credit. He has been regularly invited as a faculty by the top national and international cardiology meeting to share his immense expertise. So first मैं डॉक्टर संजीव सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस वेबिनार को सर आप आगे बढ़ाएं, और मनीष को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जो होस्ट हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को वो अनम्यूट करें। ओवर टू डॉक्टर संजीव सर। सर, इज इट ऑडिबल? Yeah, you are audible. No problem. Yeah, Sanjeev sir, are you there? Meantime, I would like to introduce our next speaker, Dr. Aditya Soral. Isn't he? Unmute. Yes, Hello. yes sir, you are audible sir. आपकी आवाज सुनाई दे रही है। Audible, no? Yes sir. Okay. नमस्कार, good afternoon. Apex University के सबसे पहले मैं I would like to say thanks to and Vice Chancellor of Apex University, Professor O.P. Changani, and Dr. Pankaj Sharma ji, who's a dear friend, who's a Dean and Registrar at Apex University. और जैसा आप सभी लोग और हम सभी लोग फेस कर रहे हैं कोरोना की सेकेंड वेव, और आपको ये भी याद होगा कि लास्ट ईयर जब फर्स्ट वेव थी उस दौरान भी हमने एक एक्टिविटी करी थी एटर्नल हॉस्पिटल और अपेक्स यूनिवर्सिटी दोनों ही कोलैबोरेशन से, और उसमें भी बहुत ही सभी ने ज्वाइन किया था और इट वाज अ वेरी गुड सेशन। तो उसी के रहते जैसे पंकज शर्मा जी के इनिशिएटिव पे और हमारी मार्केटिंग टीम ने ये कहा कि एक बार
फिर हम एक इवेंट रखना चाहते हैं, एक्टिविटी रखना चाहते हैं। अपेक्स यूनिवर्सिटी के जितने भी हैं एसोसिएटेड, जितने भी इनके जो फैकल्टीज हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, और वो भी एटर्नल हॉस्पिटल के द्वारा, क्योंकि एवरीवन लुक्स एट एटर्नल व्हेन इट्स ए टॉप लाइन एकेडमिक्स और टॉप लाइन मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो एटर्नल हॉस्पिटल बिल्कुल नॉट ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान बल्कि नॉर्थ इंडिया के टॉप लाइन सेंटर्स की तरह रहा है ये हमेशा, नॉलेज शेयरिंग में भी, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी, और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी। तो इसी के चलते अभी आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, प्रोफेसर छंगानी और डॉक्टर पंकज शर्मा ने जो इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। अब मैं आज की जो थीम है कि हमारा देश अभी कोरोना की सेकेंड वेव से गुजर रहा है, हम सब लोग उसको फेस कर रहे हैं। और ये आपको याद होगा कि जो फर्स्ट वेव जो हमारे यहाँ शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 में वुहान प्रांत जो है चाइना, वहां से शुरू हुई। जनवरी में कुछ केसेस और जगह मिले, हमारे इंडिया में भी कुछ केस आए, और मार्च में इसको पेंडेमिक घोषित किया गया। और मार्च में ही हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया था 21 से 22 मार्च से, जो कि 4 to 6 वीक्स तक लास्ट किया, और बहुत ही इफेक्टिव रहा लॉकडाउन। और उसके बाद में फर्स्ट वेव को हमने बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया। लॉकडाउन के बाद में हमारे पास में सारे संसाधन भी जुटे, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज को हमने स्ट्रॉन्ग किया, और जो आवश्यक जो इक्विपमेंट्स थे और सब कुछ चीजें, ग्लव्स हैं, पीपी किट है, काफी अच्छा अरेंज किया। और फर्स्ट वेव से हम बहुत ही इफेक्टिवली गुजर पाए, और पूरे विश्व में इस बात को काफी अच्छा माना गया जिस तरह से इंडिया जैसी कंट्री जिसमें 138 करोड़ पॉपुलेशन है, इफेक्टिवली हैंडल किया। अब जो ये सेकेंड वेव आई, इसका प्रिडिक्शन था, लेकिन ऐसा प्रिडिक्शन नहीं था कि इस मैग्नीट्यूड पे ये सेकेंड वेव जाएगी। हमारी मेडिकल फैसिलिटी डेफिनेटली मतलब उस लेवल की थी, लेकिन जब हम पॉपुलेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो हम यूरोप और अमेरिका से तो काफी हद तक अभी हमारे को उस लेवल पे आने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है। और विकासशील देशों के कंपैरिजन में इस सेकेंड वेव के प्रेडिक्शन जितना था उसके हिसाब से जो मैग्नीट्यूड जिस लेवल पे गया, उससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी उसमें इनिशियली हमारे को काफी चैलेंजेस आए। उसमें सब कुछ चीजें हैं, एक तो बेड की अवेलेबिलिटी, जो पेशेंट्स के लिए जो लोग सिक हो रहे थे उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता थी, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, सिक पेशेंट्स को आईसीयू फैसिलिटी और वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। तो इन सब चीजों में एक साथ में सेकेंड वेव इतना फास्ट हुई, उसका रीजन भी बताया कि ये पहले वाला कोविड वायरस जो SARS-CoV-2 वायरस था वो नहीं, इस बार ये म्यूटेशन था, म्यूटेंट था, और ये डबल म्यूटेंट आया, ट्रिपल म्यूटेंट आया, फिर उसका बाद हैदराबाद का भी जो एक म्यूटेंट आंध्रा वेरिएंट भी आया। तो ये जो म्यूटेंट है ये पहले के मुकाबले ज्यादा कंटेजियस था, मतलब वो बहुत ही, जब से एक परिवार में एक को हुआ तो एक साथ में 4 या 5 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कंटेजियस था और पहले के मुकाबले ज्यादा विरुलेंट भी था, यानी कि वो बहुत ही फास्ट स्प्रेड करने के साथ साथ में लंग्स के को भी डैमेज कर रहा था और शरीर के और भी वाइटल ऑर्गन्स को प्रभावित कर रहा था, मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहे थे। एक दूसरा और सेकेंड वेव के जो ये म्यूटेंट वायरस का एक और प्रॉपर्टी थी कि ये पहले जो हमने फर्स्ट वेव में देखा कि 60 साल 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोग प्रभावित हो रहे थे, उनमें ज्यादा मॉर्टालिटी देखने में आई थी। इस बार जो ये जो आया वायरस, जो म्यूटेंट वायरस, ये यंग एज को भी प्रभावित कर रहा है। ये यंग एज में आप ये देखेंगे कि 40 इयर्स 45 इयर्स और 30 और इवन 20 साल उससे कम के लोग भी देख रहे हैं। चलो अभी मेरे साथ में ज्वाइन किया है डॉक्टर आदित्य सोरल, जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है और पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं, इनके साथ में कुछ आपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम एक्टिविटी करी है और ये हाफ आयरन मैन भी रहे हुए हैं थाईलैंड था, इट वाज ताइवान में। और हमारी जो आईपीएल टीम है राजस्थान की उसके ये स्पेशलिस्ट हैं और ही इज ए स्पेशल इंक्लिनेशन फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन आल्सो। एक्सपर्टीज तो इनकी जॉइंट रिप्लेसमेंट है, इसके साथ साथ में इनका आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन इनका एक और अलग से फील्ड है जिसमें एक्सपर्ट है। तो आज हमने प्रोग्राम दोनों ये म्यूचुअल जो भी है ये अवेयरनेस प्रोग्राम ये हम शेयर करेंगे।
और आदित्य को भी मैं डॉक्टर आदित्य को मैं बताना चाहूंगा कि जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया कि फर्स्ट वेव में जब कोरोना आया था, शुरुआत हुई जनवरी फरवरी मार्च में, लॉकडाउन हुआ और उसके बाद में काफी पेशेंट्स 65 से ऊपर वाले अफेक्ट हुए, काफी लोग, और यंग जनरेशन उसमें बची हुई थी, ज्यादा लोग अफेक्ट नहीं हुए और ज्यादा पेशेंट्स मतलब होम क्वारंटाइन में 85-90% ठीक हो रहे थे। 10% जो थे उनको हॉस्पिटल में फैसिलिटी लेनी पड़ी, उसके बाद में हार्डली 4 से 5% को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी। और अभी जो सेकेंड वेव आई, इसमें जो म्यूटेंट आया, जो डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, आंध्रा वेरिएंट, ये पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा वो कंटेजियस भी था, विरुलेंट भी था, ज्यादा डैमेज हुआ और एडमिट हुए। तो ये बताइए कि इस बार जो पेशेंट्स इस बार जो देखे जा रहे हैं उनमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जैसे हम 30 साल 35 साल 40 साल के भी पेशेंट्स आए हैं और उससे कम एज ग्रुप में भी आए हैं, तो उनमें और इनमें जो ट्रीटमेंट वाले पार्ट में क्या अभी पहले मेडिसिन बहुत लिमिटेड थी हमारे पास में, अब हमारे पास में काफी कुछ मेडिसिन जो है, पहले जैसे डॉक्साइक्लिन, आइवरमेक्टिन देते थे और अब रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी लास्ट टाइम भी था, लेकिन इस बार रेमडेसिविर का थोड़ा था, और जैसे इम्यूनोमोडुलेटर में वो टोकेजुमेब, ये सब आए। तो इन सब चीजों की अवेलेबल होने के बाद में, हमारे नॉलेज होने के बाद में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में था, तो उसमें क्या मतलब ये डिमांड वर्सेस सप्लाई की रेशो कॉम्प्रोमाइज थी, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स सब कुछ नॉलेज थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी गियर अप था, लेकिन हमने इतना प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इस मैग्नीट्यूड के लोग आएंगे। इसके बारे में बताइए कि मतलब क्यों हम लोग इतना स्ट्रगल किए इस वेव में। I think, sir, even though I'm an orthopedic surgeon and I'm not an expert in COVID, but I can tell you my observation. मेरा जो observation है वो सिर्फ इतना सा ऐसा कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कुछ अलग हुआ बाकी देशों से. Not only in terms of second wave, every country saw a second wave. Every country, and there are still some countries who are going to see the second wave, even when India regresses from the second wave. Also, in the terms of treatment and availability of facilities, अगर हम देखें सर, even in West, for example, the first nation, if I recall correctly, was Italy, जो बहुत पॉपुलर हुआ था कि इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, हॉस्पिटल बेड्स खत्म हो गए. That is the first world country. The same thing happened on the eastern coast of US in December, January. From November to January, New York's the hospitals were short of beds. So ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बहुत कुछ. हाँ, ये जरूर है कि हम थोड़ा सा बेटर केपेबल हो सकते थे फर्स्ट वेव के बाद. हम सेकेंड वेव के लिए थोड़ा बहुत not only in terms of the administrative class of our country, even us as citizens, even us as doctors, I think even most of the doctors did not take it very seriously कि second wave आएगा इतनी जोर से. तो वो आया, हम लोग prepared भी थे, but again the magnitude of problem is such. We are 135 crore people in this country. You, no matter how many oxygen beds you have, will still be very short. So I think, but looking at that, I mean, I think, sir, personally, if I can tell something, the junior doctors, the resident doctors, the senior doctors, they have been working tirelessly for 1.5 years. And currently the Indian health system is working at 200% of its own capacity. And we are still managing to save most of the patients. At least 85% patients are still living. I think that in itself हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये. In all the negative news, for whatever reasons you are hearing on the internet or public media, I think this is one point which needs to be brought out, that the young doctors, the senior doctors, the young doctors, the nursing staff, the GDAs, the support facilities, ambulance drivers, everybody is putting in their 200% effort, and many patients are still surviving. बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया कि पूरा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, पूरा जी जान से लगे हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब अभी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं. और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक 1.9 करोड़ इंडियन अफेक्ट हुए कोविड से और मॉर्टेलिटी हमारी 2.49 लाख है आज की डेट में. तो ये तो आपका ये 1% क्लोज टू 1% आया, जो कि पूरे वर्ल्ड में जितने कोविड के इफेक्ट हुए उनसे उनके कंपैरिजन में काफी अच्छा है. इफ यू लुक इनटू यूरोप, जैसे आप इटली और आपका जैसे आप फ्रांस में देखा, आपने स्पेन में देखा, वहां मॉर्टेलिटी हमारे से कुछ ज्यादा 2-2.5% से ज्यादा थी. सेम विद यूएस अभी हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी 1.9 करोड़ के बाद में अब 2.5 लाख है, जबकि वहां 3.5-4 करोड़ डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी है ना. तो क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है जो हमारी गवर्नमेंट के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस तरह की बातें चल रही है. इफ यू लुक इनटू द वेस्ट, जैसे आप यूएस और यूरोप के अंदर, वहां पे मॉर्टेलिटी हमारे से रेट हमारे से ज्यादा थी
और वहाँ पे जो इन्फेक्शन है उनके नंबर ऑफ केसेस भी हमारे से ज्यादा रहे, और तो पॉपुलेशन हमारी 138 करोड़ है, यूएस की क्लोज टू 30-35 करोड़ से। तो उसके कंपैरिजन में हमारे को मालूम था कि यह होगा, जब इन्फेक्शन होगा वो स्प्रेड इतना फास्ट करेगा तो लोग अफेक्ट होंगे, मॉर्टेलिटी भी होगी। लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ डेथ रेट यूरोप और अमेरिका के कंपैरिजन में काफी कम है और रीजनेबल है, और ये हमारा मानना है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला टाइम में और हमारे को हेल्प करेगा फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में। अब एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि जैसे लास्ट टाइम जो वेव आई थी उस टाइम पे जैसे हम जानते हैं 80-85% लोग घर पे ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे आपको प्रॉपर हाइड्रेशन है, जिंक, विटामिन सी, डॉक्साइक्लिन से ठीक हो रहे थे, और 20% केसेस को अटेंशन की जरूरत पड़ रही थी, और उनमें से बहुत कम लोग थे। लेकिन अभी यह हुआ कि जो 80% लोग अभी भी मतलब डोमेस्टिक बेसिस में ट्रीट हो रहे हैं, जो 20% जो एडमिट हो रहे हैं उनमें ज्यादातर को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब कि वायरस इस बार थोड़ा सा ज्यादा लंग्स को अफेक्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। जैसे अभी सबकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि जब ये इन्फेक्शन होता है तो इनिशियल जो फेज है, एक वायरस जब एंटर होता है तो पहले वो वायरस रेप्लिकेट करता है, वो वायरीमिया वाली फेज होती है, और उसके बाद में फिर वो जब लंग्स को अफेक्ट करने लगता है तो इन्फ्लेमेटरी वाली फेज होती है, जिसमें इवेंचुअली वो साइटोकाइन स्टॉर्म भी होता है, और फिर बाद में वो जो फर्दर डैमेज जो मल्टीपल फेलियर की तरफ जाते हैं। तो जो दवाएं जो इफेक्टिव हैं, अगर प्रॉपर मेडिकल अटेंशन अगर सही समय में मिल जाए, फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस के अंदर मिल जाए, और उसके बाद में जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ पेशेंट्स में फर्स्ट वीक जो वायरीमिया और फेज है उसमें अगर पेशेंट सिक होता है, ऑक्सीजन कमी होती है, एडमिट करते हो आप, रेमडेसिविर इंजेक्शन देते हो के बारे में, लेकिन कई बार होता है कि लोग स्टेरॉइड चालू कर देते हैं डोमिसाइल बेसिस पे। तो उससे ये भी सुनने में हमारे जो एक्सपर्ट्स और सबका मानना है कि कोई वायरस रेप्लिकेशन की फेज में स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। और उसके बारे में क्या कहते हैं कि वो एक सही फर्स्ट वीक के बाद में जब आपको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है तब देना चाहिए, और इसी की वजह से काफी इंसिडेंस अर्ली डायबिटीज के भी हो रहे हैं और म्यूकोरमाइकोसिस के भी इंसिडेंस हो रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे सही मेडिसिन सही टाइम पे चालू होने के लिए? आई थिंक सर, अगर मैं बहुत ही कैंडिड तरीके से आप लोगों से बात करूं तो हम सिर्फ एक पैंडेमिक से नहीं लड़ रहे हैं, हम 2 पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। One pandemic is coronavirus, the other pandemic is WhatsApp and social media. The number of false news, the number of self medication on WhatsApp, जैसे मैं अभी हॉस्पिटल आते में अभी मैं गाड़ी में पढ़ रहा था on one of the websites, people are going and they are actually bathing in cow urine and cow dung in Ahmedabad, if you look at the report. Similarly, अभी black fungus का 2-4 दिन से आप देख रहे हैं, the media is putting up black fungus. This is not a new disease. Black fungus was always there. Every immunocompromised individual who goes in the ICU, there is a possibility of mucormycosis. It's not something कि अचानक से कोविड के साथ आ गया. This is sensationalization of the thing. जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, जो मैं सर के माध्यम से और ECG के माध्यम से एक बात आपको पहुंचाना चाहूंगा, do not self medicate. I am a doctor. I am an orthopedic surgeon for the last 13 years. I have been in medical science for the last 20 years. अभी मेरे father-in-law, mother-in-law को COVID है, they are COVID positive, but still I am not taking decisions. When it comes to COVID, I am a patient, they are my relatives, and I am only speaking to our COVID experts and following what they say. I am not self-medicating. मैंने नहीं बोला घर जाके कि नहीं आपका CRP राइज हो रहा है, आप स्टेरॉइड ले लो, नहीं पहले रेमडेसिविर लगा लेते हैं। ये वो है जब मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, जो मैं समझता हूँ चीजों को, बट मुझे नहीं लगता कि मैं केपेबल हूँ कोविड को हैंडल करने के लिए। इसीलिए जो आपको करना है, अगर आपको बुखार है, आज की तारीख में अगर आपके घर में किसी को भी बुखार है, खांसी है, consider that as COVID. That is step number 1. Step number 2, get the test done. Step number 3, speak to the expert and start the treatment. Do not overindulge in कि नहीं साहब वो तो मम्मी को भी यही हुआ था, तो हमने पापा को भी वही दवाइयां दी थी कोविड मान के। बहुत सारे पेशेंट इसीलिए सीरियस हो रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट इसीलिए मर रहे हैं। और दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, हालांकि ये वायरस ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है, ज्यादा जल्दी स्प्रेड हो रहा है, इसलिए आप absolute number of cases ज़्यादा देख रहे हैं, but if you look at the percentage of people dying, the percentage of people dying is the same as in wave 1. So it is not essentially a more dangerous virus in terms of death. It is a dangerous virus in terms of easy spread, and that is why our system is overwhelmed, because जहाँ पहले एक पेशेंट अपने घर के 3 को इन्फेक्ट कर रहा था, आज की तारीख में एक पेशेंट अगले 10 को इन्फेक्ट कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट उन्होंने जैसे बताया कि हमेशा एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में आपको ट्रीटमेंट लेना है। आपने देखा व्हाट्सएप पे कई प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर्स के, वो इधर से उधर वो फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आप ना जिंक ले लो, जिंकोविट ले लो, लिम्सी ले लो, डॉक्सीसाइक्लिन की कैप्सूल सुबह शाम ले लो, आर्बेटिन ले लो। तो इन तरह के जो सेट प्रिस्क्रिप्शन है, इस पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि हर एक की जो इलनेस का जो सीवियरिटी वो अलग अलग है, उसको जज करने के लिए एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं आपको इन्वेस्टिगेशंस, उससे आपको मालूम पड़ता है किस लेवल पे इलनेस है। और जितने भी एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट फिजिशियंस हैं, क्रिटिकल केयर फिजिशियंस हैं, चेस्ट फिजिशियंस हैं, उनके आप संपर्क में रहिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये काफी जो डॉक्टर्स हैं ये सारे के सारे आपको ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के लिए उपलब्ध है। they all are available on video consultation. That's a very good platform। और हमारे एटर्नल हॉस्पिटल का तो प्लेटफॉर्म ये मार्च 2020 से बहुत ही इफेक्टिव है। Thousands of patients take every month video consultation। और डॉक्टर आदित्य वीडियो कंसल्टेशन के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि फिजिकली आप उनको सामने नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब एक दूसरे को देखते हो और उनकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पहले से रखते हो, साथ ही में आप उनके वाइटल्स, बीपी, हार्ट रेट, सैचुरेशन लेवल आपके पास में है, पेशेंट पहले से भेज देता है, साथ में सारी ब्लड रिपोर्ट्स आपको पहले भेज देता है। और उसके बाद में फिर वो आप जो भी आपका सर्कल स्टाफ है आपको 1-to-1 फेस टाइम पे आपकी बात कराता है। तो ये फिजिकल कंसल्टेशन के ऑलमोस्ट करीब करीब पहुंच गया है। तो इट्स वेरी इफेक्टिव। और पेशेंट को भी लगता है व्हेन यू लिसन टू द पेशेंट्स कंप्लेन ड्यूरेशन, देन यू मेक अ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड एडवाइस देम। इसके बारे में वीडियो कंसल्टेशन के बारे में क्या बताएंगे जो कोरोना पेंडेमिक के अंदर चल रहा है? आई थिंक सर बहुत मैसिव चेंज है, मेरी खुद के परसेप्शन में मैसिव चेंज है। सो फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जब तक हम पेशेंट को छू के एग्जामिन नहीं करें हम लोग डायग्नोसिस नहीं बना सकते। सो वीडियो कंसल्टेशन इज यूजफुल बट नॉट वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू सर्जिकल डिसिप्लिन, जहां पेशेंट को छूना जरूरी है। मैं इनिशियली बहुत स्केप्टिकल था वीडियो कंसल्टेशन को लेके, इवन फॉर कोरोना वायरस, बट देन आई रियलाइज लुकिंग एट हाउ द डॉक्टर्स एट आवर इंस्टीट्यूट और इनफैक्ट वेरियस डॉक्टर्स जो कोविड एक्सपर्ट हैं, किस तरीके से वो अपने वीडियो काउंसलिंग या और आई मीन टेली कंसल्टेशन से भी दे हेल्पिंग आउट द पेशेंट्स। आई थिंक देयर आर सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस जो फिजिकल कंसल्टेशन से ज्यादा है। नंबर 1, a single doctor is able to take care of more than 50 to 60 patients in a day, which is impossible अगर आप वीडियो कंसल्टेशन नहीं दे रहे हैं physically for any single individual, it is impossible to take care of 50 to 60 patients in a day. Second, the doctors available to you without any reason for a physical boundary. आप उज्जैन में बैठे हैं, हमारे जैसे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, I was talking to डॉक्टर JV गुप्ता, डॉक्टर KK शर्मा, इवन डॉक्टर संजीव से मैं सुबह बात कर रहा था। Patients as far as Cochin, my own mama, he is consulting with one of our EHCC doctors, he is sitting in Cochin. So बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है टेलीकाउंसलिंग एंड आई थिंक दिस इज द वे इट इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। ये वाला पैंडेमिक वेव स्पेशली विलेजेस में काफी ज्यादा फैल रहा है। शहर में तो हम देख रहे हैं बट विलेजेस में और फैल रहा है। हमारा हॉस्पिटल आई थिंक पीपल विल टेल यू इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब ट्राइंग टू इंटीग्रेट दोस विलेजेस एंड गिविंग ट्रीटमेंट टू देम ऑनलाइन। एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अभी जैसे डॉक्टर आदित्य बताया कि कोची से पेशेंट वहां से 2000 किलोमीटर दूर से बैठ के यहाँ पे कंसल्ट कर रहे हैं, नहीं सिर्फ विद इन आवर कंट्री, लेकिन ओवरसीज पेशेंट को भी हम कंसल्ट कर रहे हैं। काफी पेशेंट्स हैं जिन्होंने कॉल किया हमारे को, मैं देखे सिंगापुर से भी आए हैं और वहां से जो हमारे पेशेंट्स वहां चले गए हैं और अब वापस लौट के नहीं आ पा रहे अपने जो सारे डॉक्टर के पास में, वो वहां से कंसल्ट वेस्ट अफ्रीका से भी कर रहे हैं, कुछ यूरोप से भी कंसल्ट हो रहे हैं। तो वीडियो कंसल्टेशन वाला जो प्लेटफॉर्म है, कहीं भी irrespective of wherever you are, any part of the world, you can consult just like 1-to-1. You are sharing all the reports beforehand, you are sharing your clinical details including your vital parameters, और फिर उसके बाद में ये जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जब आप 1-to-1 बात कर रहे हो तो उनको ऐसा लगता नहीं है पेशेंट को, क्योंकि आपके सारे पैरामीटर्स हैं, आपकी रिपोर्ट्स हैं, आप अपने कंप्लेंट्स बता रहे हैं और फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये 90-95% उतना है, लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है। जब कोरोना पेंडेमिक से पहले हमने भी नहीं सोचा था कि आप पेशेंट को जब तक सामने बैठोगे नहीं, हाथ लगाओगे नहीं, जैसे डॉक्टर आदित्य ने बताया कि आपने हाथ लगाया नहीं, उसका सब कुछ है। लेकिन आजकल ज्यादातर पेशेंट्स जो कि फॉलोअप्स है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट पेशेंट जिनकी पहले प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो चुके हैं, जो जस्ट फॉलोअप के लिए आते हैं आपके पास में, उनसे आप उनके सिम्टम्स पूछते हो, उनके इन्वेस्टिगेशन देखते हो और मेडिसिन को आप एक्सटेंड करते हो, वो सारे पेशेंट मैनेज हो सकते हैं। तो कुछ पेशेंट्स हैं जैसे अभी ये माने किसी को घर में ट्रॉमा हो गया या फिर कोई किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो ये वो इमरजेंसी है जिनको कि घर पे ट्रीट नहीं किया जाता, उनके लिए सारे हॉस्पिटल एकदम सेफ हैं। जो हमारे EHCC हॉस्पिटल में बिल्कुल डेडिकेटेड कोविड एरिया भी है, कोविड इमरजेंसी है और एक नॉन कोविड इमरजेंसी है। तो जैसे भी कोई ट्रॉमा का पेशेंट आया तो जैसे डॉक्टर आदित्य हुए इमीडिएटली वहां पहुंच गए और उन्होंने उनको असेस किया और फिर हम एक रैपिड टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, अगर वो नेगेटिव है और इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है, लाइफ थ्रेटनिंग ट्रॉमा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है,
तो ये तुरंत रैपिड एंटीजन करके उसको सीधे ओटी में शिफ्ट करते हैं, उसको लाइफ सेविंग सर्जरी को करते हैं। तो इस बारे में क्या बताएंगे कि कोविड टाइम के अंदर अगर किसी को इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जैसे ट्रॉमा है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, तो ऐसे में हम किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, सही समय पर ट्रीटमेंट हो रहा है? बिल्कुल, आई थिंक सर जो सबसे बड़ा एडवांटेज इस इंफ्रास्ट्रक्चर में है वो ये है कि हमारे पास में आइसोलेटेड कोविड एरियाज है। There are 2 floors which are only for COVID patients. Then there are 2 floors where there are no COVID patients. Similarly, जैसा सर ने बताया, in our emergency department, we have the, we are fortunate and we have the capacity to segregate patients as COVID and non-COVID emergencies. बहुत सारी जगह उपलब्ध ये चीज उपलब्ध नहीं है। Day before yesterday, हमारे पास एक polytrauma patient आया था, like you said, so rapid antigen test is something which has a very good sensitivity. So हम लोग पता लगा कि हाँ इसमें चांसेस कम है कोविड के, वी कैन टेक दोस पेशेंट्स फॉर सर्जरी। हमारे ऑपरेशन थिएटर्स में भी देयर इज अ सेग्रीगेशन, देयर आर सेपरेट थिएटर्स फॉर कोविड पेशेंट, देयर आर सेपरेट थिएटर्स फॉर नॉन कोविड पेशेंट। सो आई थिंक व्हाटएवर कैन बी डन इज बीइंग डन एट आवर सेटअप टू प्रिवेंट अ क्रॉस इन्फेक्शन। और मुझे बहुत गर्व है ये बताते हुए कि आज तक की तारीख में इवन इन फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव वी हैव नॉट कम अक्रॉस अ क्रॉस इन्फेक्शन ऑफ कोविड, कि कोई नॉन कोविड पेशेंट आया और हमारे अस्पताल से कोविड लेके गया, वैसा नहीं हुआ है। और जैसे उन्होंने बताया कि ट्रॉमा का पेशेंट आया तो उसको बिना किसी डिले के एंटीजन टेस्ट जो कि 20 मिनट में रिपोर्ट हमारे को मिल जाती है, फिर जो भी इमरजेंसी सर्जरी कर सकते हैं और वो सब कुछ संभव है, हमारे पास डेडिकेटेड ओटीज भी है। इन द सेम वे कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, उसको रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं और वो कोविड पॉजिटिव आता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास में कोविड आईसीयू में बेड अवेलेबल है तो ऐसे पेशेंट्स को कोविड पॉजिटिव होते हुए भी हम उसको इमीडिएटली कैथ लैब में शिफ्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास में डेडिकेटेड कैथ लैब है जिसका एसी और वेंट पूरा सेपरेट है, और एसी को ऑफ करके उस कैथ लैब में तुरंत एंजियोग्राफी करके उसका एंजियोप्लास्टी करके, जो कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर माना जाता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, उसके बाद दोबारा से फिर उनको इमरजेंसी में शिफ्ट किया जाता है और फिर जैसे ही कोविड आईसीयू में बेड मिलता है तो वहां शिफ्ट हो जाता है। तो इस कोविड एपिडेमिक और पैंडेमिक के रहते हुए भी जो इमरजेंसी सिचुएशन है और इमरजेंसी कंडीशन है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, और ये संभव हुआ टॉप लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। जैसे डॉक्टर आदित्य ने बताया कि हमारे यहाँ बिल्कुल डेडिकेटेड टीम है, सेपरेट कोविड नॉन कोविड एरियाज हैं, उससे ओपीडी भी अभी फंक्शनिंग है। कई पेशेंट्स हैं जो कि दूर दराज के इलाके में है, सारे वीडियो कंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं 10% जो बोलते हैं साहब इससे अभी भी हम आ सकते हैं क्या। तो लॉकडाउन होने के बावजूद भी पुलिस मेडिकल फैसिलिटी के लिए अलाउ कर रही है, जो लोग फिजिकल कंसल्टेशन भी आ सकते हैं वो अभी हमारे पास में आ रहे हैं, और वो उनको एकदम पूरा नॉर्म्स फॉलो करते हुए प्रॉपर मास्क पहन के फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनका रेगुलर ओपीडी चल रही है। वो सारे इनफैक्ट ऑर्थोपेडिक ओपीडी भी चल रही है और कार्डियोलॉजी ओपीडी, और सारे ओपीडीज बिल्कुल रेगुलर चल रहे हैं पिछले लॉकडाउन के कंपैरिजन में। अब जैसे अभी ब्रीफ में आपने जाना कि जैसे डॉक्टर आदित्य ने बताया और हम भी इस बात से बिल्कुल सेम देने की कोरोना डायग्नोस होने में आपको बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। काफी पेशेंट्स पहले के होता था कि साहब कोविड टेस्ट करा, क्यों कराने साहब, कोविड टेस्ट रहने दो, सर सिंपल सर्दी जुकाम हो। तो जब भी कभी इस समय जैसे डॉक्टर आदित्य ने भी शेयर किया, किसी को भी जुकाम खांसी है या बुखार किसी भी तरह से होता है तो आप हिचकिए मत, अपनी जांच तुरंत कराएं। काफी पेशेंट्स हमने वो भी देखे हैं जो बोलते हैं कि साहब पेशेंट अभी ये व्यक्ति है 2 दिन पहले तक एकदम अच्छे से घूम फिर रहा था, अभी कमजोरी महसूस हो रही है और भूख कम लग रही है, इनको बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है। तो ऐसे सिम्टम्स भी हैं जिनको सिर्फ माइल्जिया या बॉडी एक है या भूख कम लग रही है या जिनका टेस्ट चेंज हो गया है और जिनको अनईजीनेस फील हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे पेशेंट्स के भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। कोविड टेस्ट देखो सरकार ने वैसे भी दाम बहुत कम कर दिए, 350 रुपए है, और वो हर जगह आजकल कुछ सेंटर्स में थोड़ा टाइम लग रहा है, 12 घंटे या 24 घंटे लग रहे हैं, लेकिन हमारे ईएचसी हॉस्पिटल में हमारे जो इनिशियल जो अर्ली मॉर्निंग जो सैंपल्स है उसकी रिपोर्ट 4 से 6 घंटे में आती है, और डे टाइम में भी 6 घंटे में आती है, और इवनिंग आवर्स वाली नेक्स्ट डे आती है। तो हमारा बहुत एफिशिएंट सिस्टम है जो कि अर्ली रिपोर्ट भी दे रहा है, इससे हमारा वर्क भी बहुत स्मूथ चल रहा है। तो कोई भी पेशेंट जिसको कि अनईजीनेस है, कमजोरी महसूस हो रही है, भूख कम लग रही है, जो कि पहले एकदम स्वस्थ थे, 4-5 दिन पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन अभी बॉडी है, उनको भी कोविड करवा लेना चाहिए अपने फिजिशियन के राय के मुताबिक, डेफिनेटली फिजिशियन से कंसल्ट करना है। साथ ही में बुखार और खांसी, जुकाम, किसी भी तरह गले में खराश है तो भी अपने को कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। और जहां तक ट्रीटमेंट का पार्ट है, जैसे आपको फर्स्ट फिर वापस से समराइज कर दूं कि जो 85% जो पेशेंट्स हैं वो डोमिसाइल बेसिस यानी होम बेसिस पे ट्रीट हो जाते हैं, जिनको एक तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे हर एक वायरल इलनेस का फंडामेंटल है कि हाइड्रेशन अच्छा होना है ना, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, वार्म वाटर, गर्म पानी खूब अच्छे से पीजिए, ये बहुत अच्छी हेल्प करता है वायरल इलनेस के लिए। नंबर 2, अपना न्यूट्रिशियस डाइट रखिए जिसमें कि आपके सारे विटामिन सी और सब कुछ चीजें चले। थर्ड है कि आप एक्सपर्ट कंसल्टेशन करिए,
फीवर के लिए आप पैरास्टामोल ले सकते हैं, जो भी 650 mg डोलो, और ये आजकल सब पैरास्टामोल इज ओके। इसके अलावा जो भी दवा लेनी है तो एक्सपर्ट गाइडेंस मिले और एक्सपर्ट से आप वीडियो कंसल्टेशन करें। जितने बुखार के व्यक्ति हैं उनको डायरेक्ट आपको आने की जरूरत नहीं है, वीडियो कंसल्ट करें, जो वो इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड करें, वो होम सैंपलिंग हो जाती है, वो सैंपल करवा लीजिए, रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर शेयर करिए, फिर वो जो भी रिपोर्ट है उसके बेसिस पे जो भी ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करते हैं वो आप बराबर लीजिए। और अगर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं और सिम्टम्स बेटर होते हैं, आपके ब्लड पैरामीटर्स बेटर होते हैं, तो हो सकता है सेकंड वीक आप क्लियर हो जाएंगे। अगर बाय एंड ऑफ द फर्स्ट वीक फीवर का स्पाइक और बढ़ने लगता है, या एक बार ट्रीट होकर दोबारा से होने लगता है और खांसी ज्यादा होने लगती है, आपका सैचुरेशन डिप होने लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैचुरेशन डिप होने लगता है, सांस में तकलीफ होती है, बिल्कुल बिना किसी देरी के अपने डॉक्टर को बताइए। आवश्यक होगा तो हो सकता है वो सीटी स्कैन कराएं, जिसको आजकल आप सब लोग जानते हैं कि सीटी स्कैन में स्कोर देखते हैं वो 14/25, 5/25। बिना किसी वजह फर्स्ट वीक में बिना सिम्टम के कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने बताया होगा कि पेशेंट्स खुद अपने आप जाके सीटी स्कैन करवा रहे हैं सारे डायग्नोस्टिक सेंटर में, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोविड डायग्नोस करने के लिए कोविड के इनिशियल फेज ऑफ इलनेस के अंदर आपका सीटी स्कैन का कोई रोल नहीं है ना। जब आपका फर्स्ट 5 to 7 डेज निकल जाए, या आपको सिम्टम्स हो, सांस फूलने लगे, सैचुरेशन ड्रॉप हो और फिजिशियन आपको एडवाइस करें, तब आप सीटी स्कैन कराइए। और सीटी स्कैन के स्कोर के बेसिस पे वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और हॉस्पिटलाइज होना है तो आपको कहाँ ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है, या एक सिंपल क्वारंटाइन बेड की आवश्यकता है, या मेडिकल आईसीयू की आवश्यकता है, तो ये वो उससे ट्रायल करेंगे किस जगह पे जाना चाहिए। और ज्यादातर पेशेंट्स हैं वो ऑक्सीजन बेड से ही रिकवर हो जाते हैं। उनको जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इनिशियल में रेमडेसिविर इंजेक्शन और जरूरत पड़ने पे स्टेरॉइड भी दिया जाता है। और जो पेशेंट लगातार डिसैचुरेट होते रहते हैं उनको इवेंचुअली आईसीयू भी जाना पड़ता है, उनमें से कुछ को बाईपैप और कुछ को वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। और वेंटिलेटर पे जाने के बाद में भी पेशेंट्स बचते हैं। ऐसा कभी मत सोचिए कि वेंटिलेटर के सारे पेशेंट्स मतलब वो उससे कोई आते हैं, वेंटिलेटर जाने के बाद में पेशेंट्स निकलते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट हैं जिनमें की मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, साइटोकाइन स्टॉर्म के बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जिनके लिवर किडनी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में लाइफ वायरस ज्यादा होता है, तो उनमें से भी कुछ काफी पेशेंट बचते हैं, कुछ लोग नहीं बच पाते। तो ये जो इलनेस का जो ये स्टेजेस हैं जो मैंने आपको शेयर किया, ये एक ट्रीटमेंट को ओवरव्यू करने के लिए मैंने बताया। अब नेक्स्ट फेज के लिए मैं आपसे डॉक्टर आशीष से फिर मैं पूछूंगा कि जैसे वैक्सीनेशन की बात करें तो हम लोग आज की डेट में 17.29 करोड़ को वैक्सीनेट कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब आप देखिए यूएस पॉपुलेशन को देखें, यूएस में 30 करोड़ है, पूरे यूरोप की पॉपुलेशन भी 30 करोड़ के आसपास होगी, तो ये कोई स्मॉल नंबर नहीं है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 138 करोड़ है, तो ये बहुत ह्यूज टास्क है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। तो आपको क्या लगता है कि जो इनिशियल वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने और कुछ लोगों ने ये बोला कि सब ये वैक्सीन की ये फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, आना बाकी हैं, तो इसको लेते हुए उन्होंने सही समय पर वैक्सीनेशन नहीं करवाया। जब 16 जनवरी को जब वैक्सीन शुरुआत हुई, इनिशियली 65 प्लस एज ग्रुप के लिए, पहले हेल्थ केयर वॉरियर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद में 65 प्लस के लिए। तो ये जैसे बहुत सही बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस की वैक्सीन के बाद में कोई डेथ्स हो रही है, वैक्सीन से किसी को कुछ हो गया, तो ये जो है वो वाकई में रिलेटेड नहीं थी, उनको इलनेस कोई और थी और किसी वजह से हो गया। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, जो भी साइंटिफिक एविडेंस उसको फॉलो करना चाहिए, एक्सपर्ट की एडवाइस। अगर वैक्सीनेशन हो सकता है काफी वैक्सीनेशन अपना वेस्ट हुआ कि वायल खुल गई है और पेशेंट 10 रजिस्टर है और 2 पेशेंट करवाने आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग इसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वैक्सीन कोविशील्ड लगवाएं या फिर कोवैक्सीन लगवाएं या फिर कोई और आएगा, लोग अभी जज करने लगे हैं। तो इसको क्लियर करो कि मतलब वैक्सीनेशन हमारे को किस तरह से कराना है। Right. So I think let me clarify this in terms of points. I'm going to give you 4 or 5 points. Point number 1, vaccine is effective. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, और इसका सबसे बड़ा, in fact I can give you example for this. The first batch of people जिनको vaccine मिला था, they were healthcare workers, most of us. And if you compare the first wave with the second wave, first wave आपने सुना होगा around 700 odd doctors lost their life due to COVID. Currently, healthcare professionals are getting infected even after vaccination, but the rate of death is much less. It is negligible. So point 1, vaccine is effective. Point number 2, vaccine may not prevent you from getting the infection, but the vaccine will prevent serious disease. So you should get the vaccine. Point number 3, there is no difference between Covishield and Covaxin. आप दोनों लगवा सकते हैं, दोनों सेफ हैं। जो आपने
अभी जो हम भी काफी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं, और जो एक कॉमन मिथ्या चल रही है वो ये है कि साहब कोविशील्ड की वैक्सीन तो इफेक्टिव नहीं है म्यूटेंट स्ट्रेन पे, कोवैक्सिन है क्योंकि एंथनी फॉची साहब ने ऐसा कह दिया कि वो 1.617 के अगेंस्ट इफेक्टिव है। नो, द वैक्सीन्स आर इफेक्टिव इन ऑल म्यूटेंट्स, एट लीस्ट they are preventing serious illnesses and death. Now, the fourth thing to understand is vaccine is the effectiveness of vaccine. If you look at it, Covishield or Covaxin effectiveness of the vaccine is 80%. That means कि अगर 10 लोगों को ये वैक्सीन लगेगी तो 8 को इम्यूनिटी डेवलप होगी, 2 फिर भी इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन उन 2 लोगों को देख के आप अपना वैक्सीनेशन ना कराएं, ये समझदारी की बात नहीं है। So whenever you get an opportunity to get the vaccination done, please go ahead and do it. मैं सर से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे कि शुरुआत में इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमारे देश में बहुत सारी वैक्सीन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस गॉट वेस्टेड, क्योंकि लोग लगाना ही नहीं चाहते, बिकॉज देवर के हिसाब ये वैक्सीन तो 5 महीने में बन गई, इसमें जरूर कोई लोचा होगा, जरूर गड़बड़ होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब ने यहाँ वैक्सीन लिए, मेरी पूरी फैमिली ने वैक्सीन ली, जो भी डॉक्टर्स है मेरे घर में। वी हैव नॉट सीन एनी डेथ बिकॉज ऑफ वैक्सीन। So vaccine is essential. Whenever you get the chance, you should go and vaccinate yourself. So there's no doubt about it. हाँ, तो जैसे बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि देखिए वैक्सीनेशन अपने कंट्री में लॉन्च हुआ 16 जनवरी को, और मैं बताऊंगा कि मैंने तो फर्स्ट डे ही वैक्सीन लगवाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ज्वाइनिंग के हिसाब से हुआ था तो अपॉर्चुनिटी मतलब हमने 2013 सितंबर में ज्वाइन किया, तो फर्स्ट लॉट में हमारा वैक्सीनेशन था। और हमने कई लोग इतने मतलब पूछते थे कि वैक्सीन के बाद तो कुछ साइड इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। मैं हम तो काम करते करते गए और वहां गए, वैक्सीन लगवाया, 15-20 मिनट वहां पे ऑब्जर्वेशन में रहे और आकर के वापस से हमने काम शुरू कर दिया, जो ओपीडी में, कैथ लैब में, ओटीज में। तो ऐसा कुछ भी नहीं। कई अभी भी कोई पूछते हैं कि साहब वैक्सीन के बाद में सर क्या दवा लेनी है, क्या प्रिकॉशन लेनी है। वैक्सीनेशन को बहुत बड़ी चीज मत मानिए और उससे बिल्कुल परेशान मत होइए। इससे कोई ऐसा नहीं कि हर किसी को फीवर आता है या कोई रिएक्शन होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एकदम सेफ है। इसको अगर सोचोगे नहीं तो अपने जो वर्क जो ऑफिस से आप सीधे जाए, वैक्सीन लगवाए, अपने वापस काम पे लगे, आप इसको सोचना नहीं है तो कभी महसूस भी नहीं होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ पे कई पॉलिटिशियंस और कई भी इधर ने कि भी वैक्सीन पर्टिकुलर पार्टी की है, ऐसे कैसे वैक्सीन आ गई, उन्होंने वो बहुत ही अलग अलग तरीके से लोगों ने बोला। कईयों ने बोला कि जब वैक्सीन के बाद में हमारे पास में किसी की डेथ हो गई। क्या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित है, किसी को स्ट्रोक हुआ है, किसी को रीनल फेलियर है, किसी को हार्ट डिजीज है, और वैसे भी उनको कोई ना कोई इवेंट होने वाला है, स्ट्रोक भी होने वाला है या हार्ट अटैक भी होने वाला है, तो उसको अगर वैक्सीन लग गई, उसके 2-4 दिन बाद में कोई इवेंट हुआ तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होने की संभावना बहुत कम है। तो इस तरह से क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस देखते हैं, ऐसे नहीं देखते। तो जैसे बीच में भी आता कि कोविशील्ड से कुछ क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज्यादा हुई यूरोपियन कंट्री में, वो चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि वो टेम्परेट एरिया में वैसे भी क्लॉट के इंसिडेंस उतने हुए जितने कि हर साल हुआ करते हैं। तो उस कोविशील्ड से जो रिलेटेड जो भी एक वो जो मिसकंसेप्शन या भ्रांतियां थी वो साफ हो गई। अब जैसे डॉक्टर आदित्य ने बताया कि वैक्सीन जो भी मिले, एक जो शुरुआत में लॉन्च हुई थी तो कोविशील्ड बताया कि एस्ट्राजेनेका कोलैबोरेशन से सबको लगा था कि वो यूके से आई हुई टेक्नोलॉजी है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। कोवैक्सीन लगवाने के लिए लोग जा नहीं रहे थे, कोविशील्ड के लिए लोग सबकी लाइन लग रही थी, और जहां कोवैक्सीन लग रहा था वहां पे कुछ नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि जब लैंसेट ने और सबने पब्लिश किया, डेटा पब्लिश हुआ कि कोवैक्सीन वाला जो है इनएक्टिवेटेड वायरस है और उससे जो एंटीबॉडी जो बन रही है वो डबल ट्रिपल म्यूटेंट पे काम कर रही है। तो अब सब लोग लाइन लगा रहे हैं कोवैक्सीन की तरफ। अब हमारे से पूछते हैं सर कोवैक्सीन जहां लगेगी वहां लगवाएंगे। तो देखिए जैसे बताया एफिकेसी वाइज ये सब 80 to 95% के आसपास में है। सारी वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। स्पुतनिक जो अभी रशियन वैक्सीन अभी अवेलेबल हो रही है हमारे पास में, उसकी भी एफिकेसी बहुत अच्छी है। तो वैक्सीन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। हम सबको बोलते हैं कि जो भी अवेलेबल हो, कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक जो भी मिलेगी आप जाके लगवा लीजिए, क्योंकि इसको लगवाने से प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। हमारे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बताएं, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे लोग वैक्सीनेट हुए। वैक्सीनेशन होने से पहले फर्स्ट वेव के अंदर हमारे काफी सीनियर डॉक्टर्स यहाँ उनको वो एडमिट हुए यहाँ पे, कम से कम 10 से 15 सीनियर डॉक्टर्स, और उनको सबको रेमडेसिविर लगा था, जो कि आप फर्स्ट वेव के दौरान है। वैक्सीनेशन होने के बाद में हमारे इतने सारे स्टाफ में से कोई भी एडमिट नहीं हुआ कोविड को लेके। 1-2 जने जो डॉक्टर्स अफेक्ट हुए उनको माइनर इलनेस हुई है, वो होम क्वारंटाइन में थे, कोई ज्यादा मेजर उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, वो होम बेसिस पे ट्रीट हो गए। यानी वैक्सीनेशन से क्या है, वैक्सीनेशन से आपको दोबारा इन्फेक्शन की रिस्क कम नहीं होती, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं तो आपको वायरस तो जा सकता है, लेकिन आपको अगर इलनेस भी होगी तो वो माइल्ड इलनेस होगी, सीवियर इलनेस नहीं होगी, और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस नहीं होगी, और साथ में डेथ रेट भी बहुत कम होती है। तो बिल्कुल सेफ है।
इसमें किसी भी तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस और किसी भी तरह की इन बातों में मत जाइए कि वैक्सीन से कुछ हो सकता है, आपको कॉम्बिनेशन उसके अभी भी हम देखते हैं काफी लोग अभी इस वजह के साथ वैक्सीन का अभी कुछ मालूम नहीं, इससे कुछ हमारे को दिक्कत नहीं हो जाए, हम नहीं लगवाना चाहते। मैंने बोला अगर आपको अपनी लाइफ सेव करनी है तो वैक्सीन लगवाइए, आपको अपनी कम्युनिटी को सेव करना है तो वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से आपकी फैमिली और साथ साथ आपकी पूरी कम्युनिटी अफेक्ट होगी और हम इस चेन को कभी नहीं रोक पाएंगे। जैसा कि हमारा पोलियो में हुआ था, ये पोलियो में आपने सबको मास पोलियो ड्राइव चल रहा था गवर्नमेंट का, बहुत बार चला, लास्ट वाला बहुत इफेक्टिव रहा, उससे पहले लोग है ना अपने बच्चों को लाते नहीं थे, अब वो इक्का दुक्का केस भी है फिर वो पोलियो आगे फैल जाता है। तो इसमें कलेक्टिव एफर्ट होना पड़ेगा, हमारे को अंदर से मानना है कि ये वैक्सीनेशन हम हमारी अपने लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए और हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए आवश्यक है, तभी हम कंट्री से कोरोना को हरा पाएंगे। अब ये बहुत वैक्सीन के बारे में हमने बता दिया कि बिल्कुल सेफ है, आराम से लगवाइए, छोटे मोटे साइड इफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत दर्द होता है, हल्का फुल्का बॉडी एक होता है, हल्का फुल्का फीवर होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन है कि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, कोई चिंता की बात नहीं है, सेफ है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आप पूछना चाहूंगा, उससे पहले हम थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन भी ले पाएंगे डॉक्टर आदित्य से, क्योंकि ये बिल्कुल ये फिटनेस फ्रीक है, ये पूरा इन्होंने लास्ट हमारा जो लॉकडाउन हुआ था इन्होंने बहुत सारे वीडियोस रिलीज किए थे, उन्होंने काफी जयपुर वासियों ने और पूरे ऑल ओवर स्टेट और ऑल ओवर इंडिया में भी देखे होंगे। तो ये बताइए कि जब ये अभी लॉकडाउन चल रहा है, पार्शियल लॉकडाउन में 2 हफ्ते के लिए लोग अपने घर में ही लिमिटेड रहेंगे, तो किस तरह की एक्सरसाइज ये लोग कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, इसके बारे में बताइए। राइट, सो बहुत सारे हम काफी लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग सुबह सैर पे नहीं गए या हम लोग सुबह घर से बाहर जॉगिंग नहीं गए या घर से बाहर साइकिलिंग नहीं करी तो हमने कोई एक्सरसाइज नहीं करी। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको घर पे इक्विपमेंट की जरूरत है, कि आपको आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास वेट नहीं है तो आप घर पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। 2 तरह के सब ग्रुप के लोग हैं, मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। एक वो सब ग्रुप है जो ऑलरेडी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता आ रहा है, जो घर पे भी एक्सरसाइज करता है, घर के बाहर भी एक्सरसाइज करता है। आई थिंक उन लोगों को मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग, काफी सारे आजकल मार्केट में एप्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपना एक्सरसाइज रेजिमेंट बना सकते हैं, योगा रेजिमेंट बना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। वो लोग पर्टिकुलरली जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो आज से पहले कसरत नहीं कर रहे थे, मैं उन लोगों को 1-2 चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज, ट्रंकल ओबेसिटी, जो आपके पेट के ऊपर फैट है, दैट इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर अ पुअर प्रोग्नोसिस इन कोविड पेशेंट्स। तो जिन लोगों को फैट है, जो बेली फैट जिसे बोलते हैं, उनके अंदर में कोविड ज्यादातर सीवियर देखा गया है। तो मेक श्योर दैट दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डू नॉट फॉरगेट इट, कि आपको अपने वजन को कम रखना है। अभी आपको, आपने अब तक एक्सरसाइज नहीं करी तो ऐसा नहीं कि आपको अब एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज? तो जो 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगा, ये उन लोगों के लिए जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। एक, जब भी आप घर पे कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो स्किपिंग और जंपिंग उसको शुरुआत में ऐड ना करें। स्किपिंग और जंपिंग, आप अगर आप रूटीनली एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो आपको स्ट्रेस इंजरी करता है घुटनों में, घुटने की हड्डी में, कूल्हे की हड्डी में। तो आप जो फ्लोर एक्सरसाइजेस किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम को देख के करते हैं तो उसमें जंपिंग को आप स्टेपिंग से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, कोई जरूरत नहीं है किसी भी इक्विपमेंट को खरीदने की या कोई फैंसी चीज फॉलो करने के लिए। बहुत सारे एप्स हैं जिसमें सिर्फ फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं, और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो घर में अगर सीढ़ियां हैं तो कम से कम 25 से 30 बार उनको ही ऊपर नीचे उतर लेंगे तो आपके लिए इनफ व्यायाम है। सो 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस, ये गुरु मंत्र ये है। 30 मिनट अपने दिन का कसरत में जरूर लगाएं। इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपकी फिजिकल हेल्थ सुधरेगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी सुधरेगी, क्योंकि लॉकडाउन इज कॉजिंग स्ट्रेस टू ऑल ऑफ अस। तो ये एंजाइटी आपकी कम करने के लिए जरूरी है कि आप एक्टिव रहें। हाँ, ये बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी चाहे किसी भी लेवल की हो, जैसे बताया कि आप जो स्टेप्स लेकर के और जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो कि आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और कुछ योगासन भी बहुत अच्छे इजीली आप कर सकते हैं घर में, अपने सामने टेरेस में आप योगासन और बाकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट बराबर सी होंगी फिजिकली एक्टिव रखने के लिए। इसके अलावा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी बहुत अच्छा रोल है, जैसे योगासन में आपको प्राणायाम बताते हैं, प्राणायाम में भी बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है, जो लंग्स की एक्सरसाइज। और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से 2 चीजें हैं, एक तो ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छा होता है, दूसरा माइंड का फोकस भी थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा सा कामनेस भी आती है, यू फील रिलेटिवली रिलैक्स्ड। और इस टाइम पे जब आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत ही काम करने में, बहुत सूद करने में बहुत आपको हेल्प करेगी। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए सुबह शाम,
और बाकी एक और चीज मैं डॉक्टर आदित्य बताऊंगा डाइट के हिसाब से, क्योंकि जब घर में बैठे हैं तो सबको लगता है कि खाने में जो भी आ रहा है आप अच्छी अच्छी चीजें बना के खा सकते हैं, तो इसमें इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ गुड कंट्रोल ओवर योर डाइट। डाइट का बैलेंस बहुत जरूरी है। डाइट के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सर, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझनी है इस वक्त वो ये है कि क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जो हम जिंदगी में शायद एक ही बार देखेंगे, इस पैंडेमिक को, या ऐसी जो एक वर्ल्ड ओवर एक स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। एंजाइटी और डिप्रेशन, ये दो चीजें हैं जो आपको जरूरत से ज्यादा खाने के लिए मजबूर करती हैं। आपका मन करता है आप खाएं, क्योंकि आपका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, आज से 70,000 साल पहले जब आदमी धरती पे आया था तो हमारे पास में खाने के लिए टेबल पे रोटी नहीं होती थी। वी वर स्कैवेंजर्स, वी वर बेसिकली ईटिंग व्हाटएवर वी कुड गेट आवर हैंड्स ऑन। तो हमारा जो शरीर है उसमें दो सिस्टम है, फाइट और फ्लाइट विच इज द सिंपैथेटिक सिस्टम, एंड स्टोरेज सिस्टम विच इज द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जब भी आप एंजाइटी में होते हैं और आप फाइट और फ्लाइट के मूड में होते हैं, आप हाई शुगरी फूड, हाई कैलोरी फूड की तरफ आपका दिमाग आपको खींचता है। सो आपने सुना भी होगा ईटिंग मोर इन डिप्रेशन या ईटिंग मोर इन एंजाइटी, दैट इज रियलिटी एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर डाइट मैनेजमेंट? इट इज अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा तो आपकी डाइट अपने आप कंट्रोल में रहेगी। जिस चीज से मैं संजीव सर से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं पिछले सवाल पे 1 मिनट के दोबारा आना चाहूंगा कि क्या फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग से दूर करना चाहूँ तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई सी फिजिकल एक्टिविटी चालू करनी है, आप पहले नहीं कर रहे थे या आप अभी घर के बाहर करते थे, आप घर में करना चाहते हैं, स्टार्ट डूइंग योगा। स्टार्ट डूइंग योगा। Number 1, there is no risk of injury with yoga. Number 2, you have easily available online videos for many yogasanas. Number 3, yoga is not only a physical activity, it will also reduce your depression and anxiety. So if you can go back and do any one thing, a single thing, if it is a take home message, start doing yoga. And diet management mein the first principle is management of anxiety. So again, yoga would help you in that. And then स्टॉक योर रेफ्रिजरेटर विद हेल्दी फूड ओनली। जब होगा ही नहीं घर पे, आपके पास में बीकानेरी भुजिया होगा ही नहीं तो खाओगे कैसे? आपके पास अगर लेस के चिप्स होंगे नहीं तो खाओगे कैसे? सो ईट देम इन मॉडरेशन। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू अवॉइड देम कंप्लीटली, बट इफ यू डू नॉट कीप, जैसे घर में 25 पैकेट पड़े ही नहीं चिप्स के, तो आप 1 लाख के खाओगे भी कितने दिन? एक ही खा लोगे। सो दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स। अंडरस्टैंड वन थिंग, आप अपने आप, यू कैन नॉट टॉक योरसेल्फ इनटू अ हेल्दी डाइट। आप अपने आप को मना नहीं सकते कि आप आज से मैं हेल्दी खाऊंगा। हम सब ये करके देख चुके हैं और हम सबको ये पता है कि ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए एक फिजिकल बैरियर, सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम अनहेल्दी फूड, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट इज एंजाइटी मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा बताया। और इसी बारे में मैं बिल्कुल डॉक्टर आदित्य की बात को एंडोर्स करते हुए मैं शेयर करूंगा कि मेरे फरवरी 2017, अभी 4 साल से ऊपर हो गए, आई एम ए रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ योगा, है ना। उसमें मॉर्निंग में आई स्टार्ट विद वॉक फॉर 3.5 किलोमीटर्स, देन आई डू अ योगा स्ट्रेचेस। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि मेरे आई हैव केप्ट पंकज जी, इन फैक्ट योगा इंस्ट्रक्टर, आई हैव केप्ट, ही इज कमिंग फॉर लास्ट 4 years। एक भी दिन नहीं, वो इवन ऑल 6 days a week he comes to my home, और पहले वॉक और फिर योगा स्ट्रेचेस एंड देन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दे स्टार्ट मेडिटेशन। और इससे क्या है कि आपको पूरा दिन आपको यू फील रिलैक्स्ड, एकदम इजी हो, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो योगा जो आपने सजेस्ट किया वो एकदम आइडियल एक्सरसाइज है, जो कि हर एक एज ग्रुप वाला कर सकता है। एक बच्चे से लेकर के आप 70, 75, 80 years वाला भी योगा कर सकता है, योगा प्रैक्टिस कर सकता है, सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कर सकता है। और वो चीज है, ये एक जो एक सिंपल आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग है, जिसको कि पूरे वर्ल्ड प्रैक्टिस कर रही है। और हम लोग लास्ट 5 to 7 years में, मेरा मानना जो पहले भी, आज से 5-7 साल पहले मैं भी समझता पता नहीं योगा का रिलीजियस प्रैक्टिस है और पता नहीं क्या क्या करवाते होंगे, लेकिन मैंने खुद ने जब पहचाना, जब ये 7-8 साल पहले मैं किसी मीटिंग के अंदर मियामी बीच पे मैं वॉक कर रहा था, जब तो वहां देखा तो अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 o'clock बीच के किनारे एक साथ में ग्रुप था 20-25 जनों का, और एक कोई वाइट इंस्ट्रक्टर थी, और वो उन सबको स्ट्रेचेस करवा रही थी। तो आके देखा, मैंने बोला योगा, तो मेरे को लगा कि हमारी जो विरासत है उसको पूरी दुनिया यूज कर रही है, और वाकई पूरी दुनिया यूज कर रही थी। और उसके बाद में मैंने आगे शुरू किया, तो मेरे को फिर आगे लगा कि मतलब समथिंग व्हिच वी वर मिसिंग। और दिस इज नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस, इवन ऑल काइंड ऑफ पीपल आर नाउ यूजिंग, मतलब इवन आई हैव सीन मुस्लिम, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब हम योगासन करते हैं। तो योगासन इज वो जो डॉक्टर आदित्य ने बताया कि ऑर्थोपेडिक्स में इनका बहुत जरूरी है कि बोन और मसल्स की हेल्थ की, ताकि आपको एडवांस एज में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो योगा से आपका बिल्कुल स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सारी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी, और साथ में प्राणायाम करेंगे तो माइंड बॉडी का बैलेंस भी बहुत अच्छा बना रहेगा। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसी के साथ में हम
ये वापस से कंक्लूड करते हुए मैं बताना चाहूंगा, पहला चीज कि ये जिस एपिडेमिक का सेकंड वेव चल रहा है, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि ये एपिडेमिक का सेकंड वेव जल्दी से स्लो डाउन होने के लेवल पे आ गया है, आएगा। तो ये मंथ में चल रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बाय द मई एंड जून तक हमारा ये सब कुछ स्टेबलाइज होना चाहिए। हमारे पास केसेस अभी देखिए कल के मुकाबले आज थोड़े कम केसेस आए, आज 3.29 लाख आए, और जो डेथ भी है वो 3,800 के आसपास हुई है। तो पहले के मुकाबले इन्फेक्शन रेट अभी बहुत प्रीमेच्योर है कुछ कहना, लेकिन फिर भी नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स में थोड़ा स्लो डाउन होता है पहले, और फिर धीरे धीरे केसेस कम हो जाए। महाराष्ट्र में कम आए तो हम यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ समय में बाकी और स्टेट्स हैं, हमारा राजस्थान भी उनमें होगा, उनमें केसेस का नंबर धीरे धीरे कम होने लगेगा, और हमारे जो हॉस्पिटल है जो भी ओवरबर्डन है वो एक लेवल पे आ जाएंगे, और सब लोग वापस से बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाएगा ग्रेजुअली। लेकिन अपने को इसके बाद में भी जो बेसिक जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं और जो कोविड नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते रहना है। जो प्रॉपर मास्क, जो कि फिटिंग का मास्क होना चाहिए, उसको नाक के ऊपर पूरा अच्छे से लगाना है, तभी जाकर के प्रोटेक्शन है। काफी लोगों को भी हम देखते हैं, इवन हमारे सोसाइटी में देखा, मिल्क वेंडर आ रहा है, उसने मास्क को नाक से नीचे रखा हुआ है, तो ये दिखाने के लिए थोड़े ना, जैसे आप बाइक चला रहे हो और हेलमेट को अपने कंधे में लगाया हुआ है, तो उससे आप अपना क्या प्रोटेक्शन कर रहे हो? किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे ना कि भाई पुलिस से बचने के लिए, अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसको रिलीजियसली करो। आप ये देखो कि मास्क को किस तरह से अच्छे से पहने जाता है, ये होता है यूट्यूब सब देखो अवेलेबल है, आप मास्क को लगाने की टेक्निक भी देख सकते हैं। तो प्रॉपर मास्क लगाइए। सेकंड, आप डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए, और घर में कभी कोई आपसे मिलना जुलना है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके प्रॉपर मास्क लगाएं, और जैसे हाइजीन का, हैंड हाइजीन का प्रॉपर ध्यान दें। लेकिन ये जरूर है कि पिछले बार जैसा आपको लगता था कहीं भी टच करो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम भी जो हॉस्पिटल में देख रहे हैं फाइल्स टच करते हैं, तो टच से या फॉर्मेट से उतना नहीं है जितना हम पहले सोचते थे। जरूर है कि आपका एयर से है, और स्पेशली जब आपकी डिस्टेंस कम हो, तो आप ये सारे प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान रखिए। और हमारे को मानना है कि अगर आप ये सब चीजें प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो सेकंड वेव के जाने के बाद में भी जो थर्ड वेव आएगी उसमें इतना लेवल पे पेशेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे। एक और चीज जो काफी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं या न्यूज में आ रही है कि भी थर्ड वेव में यंग एज ग्रुप में भी हो सकता है, जो बच्चे हैं वो लेस देन 15 इयर्स के, लेस देन 10 इयर्स के, देखो वो प्रिडिक्शन हो सकता है, लेकिन उसका समय आने में मालूम पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज भी मैंने सुना था, ये न्यूज में भी आ रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीनेशन करने के लिए वो उनका प्लान हो गया है। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि बच्चे, इवन अर्ली जो एज वाले जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट 10 इयर्स वाले हैं, उनको भी वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा। काफी वैक्सीन कंपनी है, उनसे बात चल रही है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए। उसमें आपका फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन जॉनसन, और जरूर है कि जब पूरे वर्ल्ड का दबाव उन पे होगा तो डेफिनेटली ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, उसमें कोविड के केसेस चल रहे हैं और बाकी कंट्री सेफ हो जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली जैसे ही आपका ट्रैवल चालू होगा तो फिर वो उन कंट्री को भी रिस्क है। तो ये मानिए कि ये इट्स ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं इवेंचुअली वो प्रेस करेंगे कि वैक्सीनेशन इंडिया में सारी कंपनी शुरू कर दें, प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। और मानना है कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स और 6 मंथ्स में सारे लोग वैक्सीनेट हो, इंडियन पॉपुलेशन बिल्कुल सेफ हो, और सेकंड वेव थर्ड वेव सबसे हम बच पाए, और फिर हम वही दिन देख पाए जो हमारे 2019 से पहले के थे। धन्यवाद। Absolutely. And last word from you. So I just have one more thing to suggest. It is very important. जितने भी आप श्रोता में से जुड़े हुए, हमसे जुड़े हुए आज, understand this thing. A cloth mask is insufficient. अभी भी बहुत सारे लोग हैं, और पिछले साल क्योंकि वायरस नया था इसलिए जो गाइडलाइंस थी CDC की, उनमें भी यही कहा गया था कि कपड़े का मास्क भी आप पहने उतना भी काफी है। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है, क्योंकि हमारे पास हम रोज पेशेंट देखते हैं जो सिर्फ एक कपड़े का मास्क लगा के आ रहे हैं। इट इज इनसफिशिएंट। सो मेरी आपसे गुजारिश है, CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, आप गूगल करेंगे CDC डबल मास्किंग, आपको वो तरीका उसके अंदर पिक्चर बना के दिया हुआ है CDC डबल मास्किंग का, कि कैसे आपको अपना मास्क पहनना है। इट रिक्वायर्स 2 मास्क, 1 क्लॉथ मास्क एंड 1 सर्जिकल मास्क। That is the only way for best protection. So please ensure आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं, especially अगर आप close spaces में बैठे हैं, अगर आप बाहर हैं, I think a single mask in 6 foot or 8 foot distance is enough. But अगर आप enclosed spaces में हैं, air conditioned spaces में हैं, all of you should be wearing only double mask. A single cloth mask is insufficient. Go to CDC double masking, Google करिए, आपको उसका प्रक्रिया मिल जाएगा। That's it.
हाँ, तो अभी इनमें मैं आपको जो अपेक्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं ओपी चंगानी जी और डीन एंड रजिस्ट्रार डॉक्टर पंकज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपने अपने फैकल्टी के लिए और अपने जो स्टूडेंट्स और पूरी टीम के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि जिन्होंने भी अटेंड किया होगा वो अपनी फैमिली के साथ में जो जो भी अभी डॉक्टर आदित्य ने और सामने सबने मिलकर जो आपको हेल्थी टिप्स, हेल्थ संबंधित टिप्स शेयर की है वो आप उन तक पहुंचाएंगे, तभी जाकर के हम इस पैंडेमिक को एक इफेक्टिव वे में, हाँ, क्योंकि इट्स ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। चलो अभी आई वुड लाइक टू इनवाइट चंगानी जी और पंकज शर्मा जी अवेलेबल हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके जो ऑडियंसेस के, मी एंड डॉक्टर आदित्य विल बी हैप्पी टू आंसर। Sir, definitely, sir. Am I audible? Yes, you are. I'm Dr. Pankaj Sharma from Apex University. Firstly, I would like to extend my sincere thanks and regards to Dr. Sanjeev Sharma, sir, and Dr. Aditya Sorel, sir, for such a nice and informative session. क्योंकि हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि एक्चुअली में हर किसी को प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम नहीं है तो डर है। वो डर आज आप लोगों के सेशन के बाद में काफी कुछ निकला है और कई तरह की जो भ्रांतियां थी, कई तरह के क्वेश्चंस थे, वो संजीव सर ने और आपने क्लियर करे और उससे हमें ये क्लियर हुआ कि सबसे पहले तो हमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। योगा प्राणायाम से अपना डे स्टार्ट करें और सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। एटलीस्ट सिर्फ हम डोलो 650 या जो पैरासिटामोल की बात हो रही है, फीवर को देख के बस वहीं तक अपना सेल्फ मेडिकेशन रख लें, बाकी इमीडिएटली हम अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन लें और आगे के लिए प्रिकॉशन लें। मैं अपने सभी साथियों को भी ये बताना चाहूंगा कि ESCC की टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो फैसिलिटी है उससे इमीडिएटली अपन कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं भी फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो, और किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे अपनी हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं और उसके बाद हम हॉस्पिटल विजिट का प्लान करें। क्योंकि आजकल क्या है कि एकदम से चारों तरफ सराउंडिंग्स में ऐसी चीजें मिल रही है कि बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं हम लोग किसी तरह की इंफॉर्मेशन या पेशेंट के या घर में किसी फैमिली मेंबर के सिम्टम्स देख के, और बहुत जल्दी से आगे के लिए प्लान करते हैं, ऑक्सीजन बेड नहीं है या ये चीज नहीं है वो नहीं है, कहाँ मिलेगा। आप लोगों से बात करके काफी सेटिस्फेक्शन आया और thanks to you both and all the marketing team of Eternal Hospital for such type of cooperation. I would like to request my Vice Chancellor, O.P. Changani, sir. Sir. Yeah, I am audible. Yes, Yes, sir. yes. Okay. Thanks to Sanjeev Sharma ji and Aditya Soral ji for taking out time from their busy schedule. I think doctors are highly or hard pressed these days for time. I'm happy to note that Aditya Soral ji is a health freak, and his body language was like that, like a sportsman. And and what we were talking about, the health issues and yoga and all this, I do believe that Aditya is, doing all those exercises, yoga and everything. I have two questions, because I got positive, corona positive. One thing is, after vaccination, if you get positive, then what is the time period for second shot, अच्छा, वैक्सीनेशन आपका फर्स्ट शॉट आपका लग चुका है ना? Yeah. So और अभी in between I got the corona positive. So what इसमें should be the time period for second shot? yes. इसमें क्या है कि एटलीस्ट गैप ऑफ 4 to 6 weeks. इसमें क्या है कि पोस्ट कोविड इलनेस सर यू हैव an ongoing inflammatory reaction which goes on for a few weeks. तो यूजुअली हम ये मिनिमम 2 to 4 weeks चलती है पोस्ट रिकवरी। जब आप रिकवर हो जाए उसके बाद में भी कुछ टाइम के लिए आपके IL-6 और ये CRP लेवल्स थोड़े से बढ़े रहते हैं। तो काफी लोग इनफैक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज भी जा रहे हैं, जो हम मना भी करते हैं लोगों को कि सब लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन से पहले सर CRP लेवल सब चेक करा लें। हम बोलते हैं इट्स नॉट फॉर जनरल पब्लिक, वैक्सीनेशन आप इजीली करा लो। ये उनके लिए जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है और वो थोड़े एप्रेंसिव है पहले लगवाने के लिए। अदरवाइज सेफ पीरियड इज एनी टाइम आफ्टर 4 to 6 weeks। आप 8 weeks के लिए लगवा सकते हैं, क्योंकि आपको एक शॉट लगा हुआ है और आपको एक बार इन्फेक्शन भी हो गया, उससे भी थोड़ा इम्यून रिएक्शन हुआ होगा, तो आप में एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी है। तो आप इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 4 to 6 weeks is the ideal time, beyond which you can safely take the second shot. Absolutely. Okay. The second issue, when I was getting my blood tested from 2 different labs, one lab was indicating CRP value between 0 and 9, and another lab was indicating between 0 to 5 as the reference rate. हाँ, ये काफी टेस्ट है जिनमें की रेफरेंस रेंज वेरी करती है लैब टू लैब।
इवन आप क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन जो कि किडनी फंक्शन का मार्कर है, किसी Okay. लैब में आप देखेंगे कट ऑफ है 0.6 to 0.91, किसी में कट ऑफ है 1.2 और किसी में कट ऑफ है 1.4। तो आपको Okay. रेफरेंस रेंज देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो हो सकता है आपको 1.2 लिखा हुआ है, तो कहीं जिसकी रेफरेंस रेंज आपकी 1.4 तक है तो उसमें 1.2 नॉर्मल है, और दूसरा लैब जिसकी 0.9 है उसमें 1.2 आपका एलिवेटेड है। तो आपको Okay. लैब टू लैब कभी कंपेयर मत करिए, सेम लैब में ही इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, और उसमें भी जो NIBL जो एक्रेडिटेड लैब्स है उनमें करवाइए, जैसे आपका डॉक्टर लाल्स लैब है, ISRL लैब है, हमारे एटल हॉस्पिटल की लैब है जो वहाँ पे भी आप होम सैंपलिंग भी होती है, तो रेप्यूटेड लैब से। इवन हमेशा ये बात है कि जहां तक पॉसिबल हो मैं हॉस्पिटल के इन्वेस्टिगेशन प्रेफर करता हूँ, भले ही SMS हॉस्पिटल हो या दुर्लभ जी हॉस्पिटल हो या फोर्टिस हो या EHC हो, क्योंकि यहाँ के जो एनालाइजर्स हैं ये बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड एडवांस लेवल के एनालाइजर्स हैं। जितनी स्मॉल जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी होगी ना, वहाँ पे स्मॉल लेवल के एनालाइजर्स होंगे। तो हमेशा अपना टेस्ट किसी अच्छी रेप्यूटेड लेबोरेटरी में कराओ जो कि मास लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराइए। Okay. And I think there's the point which you brought out. Thank you for bringing out that point. जैसा सर ने भी कहा, अगर single value of a single test is hardly useful. It is the pattern which we see. It is the progression or the regression of the values which we see. So always get your repeat samples from the same lab. The comparison of CRP values or the comparison of IL-6 values, LDH values, or whatever test you take, even hemoglobin, it should be from the same lab. Only then we'll analyze the trend of it. Serial values. Okay. Yeah, the third, very important question is, the time is very tough for the country and for the people, when you get COVID, first time you get the information about COVID, you get panicky, So most of the time, I think, disease is multiplied because of the panicky reaction by the patient and the relatives. So what is the role of panic in the entire process? I think more than what is the role of panic, we must understand what is causing the panic. Okay. There are two things which are causing the panic. One, एक average Indian के अंदर the amount of knowledge about science is lesser. Most of us who are not from a science background have no relation. In fact, most of us would not even know what a virus is. So the reason for panic are two. One is absolutely no information for most of us. The second is misinformation. And because you brought up that point, and इसलिए मैंने संजीव सर से opportunity ली answer करने के लिए. Yesterday I got a message from a very well-known person. I know him very well, and he's a very senior individual amongst the IAS community of this city. And I got this message which said Black Death, mucormycosis. And it's a message which is being forwarded in almost all WhatsApp group. कि आपका अगर कोई रिश्तेदार ICU में है तो उसकी बार-बार जाके नाक देखिए, उसमें अगर कुछ काला आ रहा है तो ये वो है, and it is because of impure water and the water is not being boiled. See, understand, the misinformation is causing the panic. If you don't allow the misinformation to come, if you do not read from resources which are not authentic resources, then you will always have panic. And it is not only about coronavirus, it is about every disease. So, अगर आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहूँ तो सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी कोविड रिलेटेड चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, always please go and look out at authoritative websites like CDC or ICMR or WHO. और कोई देखने की जरूरत नहीं है. And whatever is written there, follow it. You'll not have a problem. Other than that, you know what is happening. It is the misinformation which is causing all that panic. Yeah. And third thing, if I can suggest so, is switch off your television. Absolutely switch off your television and switch off your WhatsApp groups. They'll help you in reducing the misinformation and for a very, very long time to come. That's a very good suggestion. ये मैं भी बताना चाहूँगा कि as soon as I get up in the morning, I don't see any mobile messages or WhatsApp सब चीज साइड में रहती है. Newspaper आएंगे तो I don't see them in the morning, early morning. वही है कि बाहर निकल के you go in the open air, पूरा greenery को देखा, then you go around and walk for 3.5 kilometers. उसके बाद में एक बार आप जब आपका momentum set हो जाता है, उसके बाद में negativity को भी आप साइड में कर सकते हो. बिल्कुल, नेगेटिविटी का भी जो एक होता है, जैसे हम वायरस का असर मान रहे हैं, वैसे नेगेटिविटी का भी एक असर है. अगर अभी पॉजिटिविटी बहुत ऊपर लेवल पे होगी ना,
तो आपको नेगेटिविटी ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। जब बहुत ही पॉजिटिव डाई हार्ड पर्सन है, तो दोस्त वो एक्सरसाइजिंग, जैसे आदित्य आप वो एक्सरसाइज करके आया, तो उसको कुछ भी बोलो, छोटी मोटी चीज बनाए, जान चलने तो कोई बात नहीं। जब आप एक चुपचाप से सुस्त से बैठे हो, 4-5 अखबार पढ़ गए हो, परेशान हो गए बैठे हो, उस टाइम में कोई बोलेगा यार वो फलाना को ब्लैक फंगस हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो फिर वो आपको लगेगा आगे यार किसी को हो जाए। तो ये आपका फ्रेम ऑफ माइंड है। फ्रेम ऑफ माइंड में बहुत सारी चीजें मैटर करती है, कि जैसे आपके पास में इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन कितने सोर्सेज से आ रही है ना। तो ये क्या कि ये इंटरनेट वर्ल्ड है, और इसमें हमारे को कुछ फायदा कुछ नुकसान है। इससे थोड़ा जब जरूरत पड़े तो दूर भी रहना चाहिए। तो अपने मोबाइल फोन को उठा के दूर रख देना चाहिए। आप इवनिंग में आप आराम से रिलैक्स करो, फैमिली के साथ में आप डिनर कर रहे हो, तो मोबाइल को आप दूर रख दो। आप कुछ मैसेज है, कुछ फोन कॉल जाती है तो जाने दो। ऐसा ही है, सोने से पहले भी ऐसा नहीं, सोने से पहले लोग याद है, सोने से पहले भी आप व्हाट्सएप में देख रहे हैं, सारे मैसेज देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, किसने क्या किया, किसने क्या, किसने नहीं किया, वो कितनी डेथ हुई, क्या हुआ, कोविड का आज का नंबर कितना इंक्रीज हुआ, हो गया है ना। दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज योर फ्यूचर, है ना। तो ये सब चीजों को अगर प्रैक्टिस, डेफिनेटली अभी हम खुद भी इस फेज से गुजरते हैं, हम खुद भी, और जब प्रैक्टिस करते हैं हम रियलाइज करते हैं कि इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। इन चीजों को जितना आप दूर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और ये क्या, हर एक का इंडिविजुअल का मेंटल मेकअप होता है। जो लोग थोड़े से बहुत इजीली नेगेटिव जाते हैं ना, तो उनमें बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, और जो लोग थोड़े स्ट्रांग होते हैं दे कैन इजीली कम आउट। यस, मिस इन्फॉर्मेशन को दूर रखिए, और बाकी पैनिक तो कभी नहीं करना चाहिए। आपको जैसे मैंने एक सेंटेंस में बताया था कि हमारी मोर्टेलिटी यूएस और यूरोप के बराबर या उससे कम मानिए, तो ऐसा मत मानिए कि हमारे यहाँ जितने पेशेंट एडमिट होते हैं वो सब बहुत इजीली, मतलब जिसको कोरोना हुआ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वेंटिलेटर पे गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोरोना के मेजॉरिटी पेशेंट्स सिक नहीं होते, वो बच जाते हैं होम बेसिस पे, और जो एडमिट होते हैं उनमें से भी काफी पेशेंट जो जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो भी रिकवर कर जाते हैं। बहुत ही स्मॉल नंबर है कि जो कि वेंटिलेटर पे जाके बचते नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए, जो अखबार में हमेशा बोलते हैं डेथ हो रही है, क्रिमेशन के लिए जगह नहीं मिल रही है। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसलिए लोग चीजें इतनी बना रहे हैं कि बोले कि आपको क्रिमेशन के लिए जगह नहीं मिल रही है, और सारी परेशानियां हो रही है। और अब हम सारे इतना अखबार देखोगे तो जो ऑबिचुरी वाला कॉलम देखोगे 2-3 पेज आ रहे हैं, क्योंकि इट्स ए पैंडेमिक, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो उसके देखते हुए कुछ लोग जो कि जिनको कोमोर्बिड कंडीशन वो भी, लेकिन कुछ यंग भी जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं जा रहे हैं, हमारे कुछ डॉक्टर्स भी गए, यंग पेशेंट भी जा रहे हैं, लेकिन वो एक नंबर है, ऐसा नहीं है कि वो सभी को है। तो उसका पैनिक बिल्कुल मत करिए। और ये अच्छी बात भी दूसरी वे में देखें तो इससे आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ज्यादा लेंगे, अपना ध्यान पूरा रखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इन्फेक्शन नहीं करें, लेकिन इस सारी प्रिकॉशंस के बावजूद भी काफी लोग हैं जो घर में बैठे हुए किसी से टच नहीं करते, फिर भी उनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है। और तो इसलिए बिल्कुल पैनिक मत करिए, लेकिन आपको ये ट्रीटेबल है, इजीली ज्यादातर पेशेंट बच जाते हैं, और कुछ पेशेंट को जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है वो भी रिकवर कर जाते हैं। तो ऐसा कोई चिंता नहीं। And this is not the last pandemic and not the first one. We've had the same, similar pattern in 1918. The second wave of 1918 Spanish flu, it was the young individuals who died. Yeah. And the reason was your own body's immune reaction. That is why you're seeing most of the young patients dying or getting seriously ill in the second wave. But this is not the first one. This will not be the last one. 10 years, 20 years down the line, you'll have another pandemic. So don't worry, be prepared for the next one. Yeah, the last question is regarding, we get a lot of supply from the vendors, online vendors and all those. So Online. the goods, vendors. Right. So when we get the goods, how long we have to keep them in the, isolation so that there is no danger of coronavirus. ये फर्स्ट जो कोरोना का वेव आया था ना, तो हमने देखा था मतलब लोग जितने जैसे पार्सल्स आते थे तो वो सिक्योरिटी के आप ऑफिस के बाहर रह जाते थे, और फिर उसके बाद में लोग नेक्स्ट डे लेके आते थे कि बोले कि वो 24 घंटे में वो मतलब कुछ वायरस नहीं रहेगा, या फिर उसके वायरस की भी लाइफ होती है, जो इवन जो फोमाइट स्प्रेड की बात करें। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है अभी, फोमाइट स्प्रेड बहुत कम हो गया है ना, एयरबॉर्न ज्यादा है, तो उसको जो डेफिनेटली आप हैंड हाइजीन मेंटेन करिए। लेकिन पार्सल आया तो आप वो ये कि उसको ओपन करो, उसको फैन दो, उसको वॉश कर लो, ऐसा नहीं कि उसको रोज तक रहे। लोग सब्जियों के लिए ऐसा कर रहे थे कि वेजिटेबल्स लेके आया, उसको गाड़ी में रहने किया पूरी रात भर, अगले दिन उसको निकाला, और उसके बाद में जाके उसको वॉश कर रहे हैं 2-3 तरीके से। लेकिन देखो सफाई करना, हाइजीन मेंटेन करना इट्स ओके, लेकिन ना इसके लिए पैरानॉइड होने की कोई जरूरत नहीं है। तो लोग टच नहीं कर रहे हैं, उंगली की जगह यूं कर रहे हैं, पूरे टाइम कर रहे हैं। अभी आप हमारे को देखिए, हम पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहते हैं, पहले हमने ग्लव्स पहन के हम घुमा करते थे टच करते हुए सब जगह, और पहले हैंड वॉश बता, लेकिन डेफिनेटली हम हैंड रब बराबर करते रहते हैं। और जब सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मुंह पे हाथ लगाएं या फिर कुछ खाने के लिए आए, तब आपका प्रॉपर हैंड वॉश होना चाहिए।
और हैंड हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में जो पार्सल आते हैं, आपके वेंडर्स के जो सामान आ रहे हैं, उनको आप आने दीजिए, उनको आप यूज करिए। न्यूज़पेपर भी आ रहा है आपके पास में, वो भी आपको डाल देते हैं, वो भी लोग पढ़ते हैं, और वैसे ही सारा सामान भी आपके पास में आ रहा है। तो फोमाइट वाला जो इशू है वो कम है, और बस हैंड हाइजीन और ओवरऑल हाइजीन मेंटेन करिए और डिस्टेंस मेंटेन करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद प्रॉपर मास्क। And I think CDC has also come up with the guidelines. CDC guidelines आ गई है that fomite spread is negligible. So don't worry Okay. about keeping things out. Okay. Yeah. अब पंकज जी, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना? नहीं इसके लिए सर, लोगों ने काफी है ना यूवी रेज वाले वो बना दिए, डिसइंफेक्ट, और गोदरेज के बड़े बड़े और सब आगे मार्केट में सब जगह जा भी रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द मार्केट है ना, जैसे ही मिलता मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी तो पीपल ट्राई टू एनकैश। पंकज जी, आपको और किसी को पूछना कुछ? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ डॉक्टर संजीव और डॉक्टर आदित्य के लिए। ऑफ कोर्स अभी हर हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे बेड की काफी कमी है। तो ये मैसेज आपकी साइड से आप थोड़ा सा दे दें सर, कि हॉस्पिटल कब जाना है, और ये ब्लड सैचुरेशन क्या होता है, सिटी स्कोर क्या होता है, और कौन सी सिम्टम्स पेशेंट को है तब उसको हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज उसको घर से ही रह के अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये सबसे इसमें मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, और ऐड कर दूं मैं इसमें। सीटी वैल्यू पे बड़ा डिस्कशन चल रहा था, और मैं देख रहा था एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, उन्होंने आईसीएमआर को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा था कि सीटी वैल्यू जो है 24 कर दी जाए। नहीं, देखिए इसमें दो अलग चीजें हैं। आप सीटी वैल्यू जो बोल रहे हैं ना, ये सीटी कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट की सीटी वैल्यू की बात हो रही है। यस है ना। तो कोविड आरटीपीसीआर की जो वैल्यूज है वो बेसिकली क्या है कि इट ऑल डिपेंड्स, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो उसी कट ऑफ वैल्यू उसके नीचे वालों को पॉजिटिव करो और उससे ऊपर वालों को नेगेटिव कर दो, तो उससे क्या है कि आपका जो ओवरऑल डायग्नोसिस उससे आप मतलब ये इट्स ऑल अबाउट द सिम्टम्स। पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है, और ये क्या कि एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव के लिए बहुत हो रहा था कि आप है ना फ्लाइट के लिए जा रहे हो और आपका कोविड पॉजिटिव आ गया एसिम्टोमेटिक कोविड के लिए, लेकिन इससे जनरल पब्लिक के ट्रीटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। सीटी वैल्यू इज बीइंग डिसाइडेड बाय पर्टिकुलर लैब। तो जो एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब्स हैं उनको आप प्रॉपर एक वो सीटी वैल्यू और कंपैरिजन करके वो लोग बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट से उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जैसे नितेश ने पूछा, अभी आदित्य भी के भी व्यूज लेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा कि जो कोविड के पेशेंट्स जो कि जैसे फर्स्ट टाइम उसको फीवर आता है, सोर थ्रोट होता है, और उसके अलावा उसके बाकी सारे पैरामीटर, सैचुरेशन ठीक चल रहा है, उसको खाना पीना ठीक चल रहा है, एंड ही इज डूइंग नॉर्मल एक्टिविटी, और इनिशियल फ्यू डेज 1 2 3 4 दिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर सैचुरेशन नॉर्मल है, सांस में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बाय द एंड ऑफ 3rd 4th 5th डे, इस बीच में क्या करना है, आपको सबसे पहले मेडिकल कंसल्ट करना है ना। आपके एक्सपर्ट फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन से बात करिए, आप उसको प्रॉपर आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, सारे इंफ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे सीवीसी हुआ, ईएसआर, सीआरपी, IL-6, डी डायमर, ये सारे टेस्ट आपको हो जाएंगे, फिजिशियन हमेशा चेक करते हैं। इन सारी रिपोर्ट को देखिए वो आपको ट्रीटमेंट चालू करेंगे वीडियो कंसल्ट के द्वारा। आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आप रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हैं, फीवर का स्पाइक कम हो गया, मेडिसिन को कंटिन्यू करिए और फॉलो अप होगा। लेकिन आपका 3rd 4th 5th डे या उससे पहले, क्योंकि पहले की वेव में क्या लोग सेकंड वीक में डिटोरेट हो रहे थे, अभी क्या होता है कि 4th 5th डे को फीवर का स्पाइक बढ़ गया, आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगी, डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, सैचुरेशन जो पहले आपका नॉर्मल रहता था 97 98 99, अब 94 के 93 92 के आसपास में आ गया। तो ये अलार्मिंग साइन है, आपको सांस में तकलीफ हो रही है, सैचुरेशन डिप हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत अपने फिजिशियन की राय लीजिए, और उस टाइम पे हो सकता है आपको सीटी स्कैन एडवाइस करें, HRCT सीटी स्कोरिंग के लिए, क्योंकि जब सैचुरेशन डिप होता है, सांस में तकलीफ होती है, तो इसका मतलब वो जो लंग इन्फेक्शन हो गया, लंग इन्वॉल्वमेंट हो गया। इससे पहले सिटी को कराएं और वो भले उसकी वैल्यू 2 3 4 होगी, उसकी कोई मतलब नहीं है, इनिशियली 3 4 डेज 5 डेज में करें। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक आपके सिम्टम्स अगर वर्सन हो रहे हैं, आपके फिजिशियन एडवाइस कर रहे हैं सीटी स्कैन कराइए, उसके बाद में आप ये ग्रे जोन आ गया, अगर आपको सपोज अगर आपको क्लिनिकल रिस्पांस आता है, आप होम बेसिस पे, अदरवाइज आपको ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए हॉस्पिटल। तो किस लेवल पे जाना चाहिए हॉस्पिटल के लिए, जब आपको फिजिशियन एडवाइस करे, और वो किस बेसिस पे कहेंगे, जब आपको सांस में तकलीफ हो रही है
बुखार में आराम नहीं आ रहा है और आपका सैचुरेशन डिप कर रहा है ना, और आपकी जो ब्लड वैल्यूज हैं वो काफी वर्सन हो रही है साइटोक्रोम स्टॉर्म के, तो ऐसे में तुरंत हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। अब फिजिशियन और जो हॉस्पिटल टीम डिसाइड करेंगे कि उनको किस लेवल पे लेना चाहिए। इनको नॉन ऑक्सीजन बेड जस्ट ऑब्जर्वेशन भी चाहिए, या ऑक्सीजन बेड चाहिए हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए, और या फिर आपको आईसीयू केयर की जरूरत है अगर सिटी स्कोर बहुत ज्यादा है, सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा है, उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन से काम चलेगा, आपको बाइपेप की जरूरत पड़ेगी। तो ये इस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है। हर एक पेशेंट को हॉस्पिटल रश करने की जरूरत नहीं है। फिजिशियन की राय के मुताबिक आपके सिम्टम्स के बराबर ये डिसीजन होना चाहिए कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है या नहीं है। डॉक्टर आपकी क्या? राइट, सो लेट मी गिव यू अगेन अ वेरी स्टेप वाइज अप्रोच, जैसे आपके दिमाग से सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अपन किसी एक्स पेशेंट के बारे में बात करते हैं। सपोज यू आर द एक्स पेशेंट, आपका आज शाम को 4:30 पौने 5 जो भी समय हो रहा है, आपका आरटीपीसीआर आया, वो पॉजिटिव है, आपको कोविड है। अब यहाँ से क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं? स्टेप नंबर 1, गहरी सांस लें। सिर्फ 5% चांस है कि आपको डिजीज सीरियस होगी, 95% चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा, तो पैनिक नहीं करना है। स्टेप 2, टेली कंसल्टेशन के लिए किसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो कोविड देख रहा है उसका नंबर लें, फोन मिलाएं, उससे बात करें, जो वो टेस्ट बोल रहा है, जो वो आपको दवाइयां स्टार्ट कर रहा है, उसको वैसा लेना है, किसी और से बात नहीं करना है। फॉलो वन इंडिविजुअल, फॉलो वन डॉक्टर। सो स्टेप 1 गहरी सांस लेना है, परेशान नहीं होना है। स्टेप 2 एक डॉक्टर को पकड़ना है, उसकी बात फॉलो करनी है। स्टेप 3 एक कॉपी रखेंगे जिसके अंदर आप अपना दिन में 3 बार टेम्परेचर चेक करेंगे, 3 बार सैचुरेशन चेक करेंगे। स्टेप 4 हर दूसरे दिन उस डॉक्टर से जब जब वो आपको बताता है, एवरी डॉक्टर विल टेल यू कि वो कब कब आपसे पैरामीटर्स चाहता है, वो पैरामीटर्स फॉलो करते रहिए। स्टेप 5 रेगुलर घर में घूमे फिरे अपने क्वारंटाइन एरिया के अंदर, जो आपका एक कमरा है उस कमरे की चक्कर काटते रहें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करें। स्टेप 6 फोन और ये न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल से दूर रहें। स्टेप 7 समय समय पर अपने डॉक्टर को अपने सैचुरेशन और टेम्परेचर की वैल्यू बताते रहें और उस डॉक्टर को आंख बंद करके फॉलो करते रहिए। You don't need medical science for this. These are the 7 steps you have to do, and I'm sure you will be perfectly fine. And let your doctor tell you when you require admission, when you require oxygen, when you do not require anything. And एक चीज और जो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, most of us, because Indian society works in that manner, हमारे सबके पास हमारे जुगाड़ हैं जिसके थ्रू हम रेमडेसिविर भी उठा लाएंगे, हम मास्क भी उठा लाएंगे, हम बाकी दवाइयां भी उठा लाएंगे, और हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर भी घर में रख लेंगे। हर आदमी को घर में आईसीयू बनाने की जरूरत नहीं है। डू नॉट होर्ड। इफ यू विल नॉट होर्ड, you will get it in the hospital. If all of us start hoarding and keeping it in our houses, you will not get anything in the hospital जो हो रहा है। So these are the 7 steps. You don't require medical science, you just require common sense, positive attitude, and the will to follow a single doctor. Do not have, आपने सब लोगों ने कहावत सुनी, too many cooks spoil the broth. This is, it can't be more true than COVID. So just follow these 7 steps. Absolutely. जैसे आपको बिल्कुल स्टेप वाइज बता दिया कि पहली चीज, आपको बिल्कुल कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, आपका इलाज वैसे हो जाएगा। अपना फिजिशियन की एडवाइस को फॉलो करिए, और जब बनाए एडमिशन की आवश्यकता है तो एडमिशन करवाइए, और एडमिशन के बाद में भी ज्यादातर पेशेंट ठीक हो जाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो नितेश, कंक्लूडिंग रिमार्क फ्रॉम योर साइड, बिकॉज़ यू आर सपोज्ड टू बी 1 hour, so almost 1.5 hour. यस सर, इंटरेक्शन काफी अच्छा चल रहा था, तो बातें चलती ही गई। सो नाइस, इट इज नाइस इंटरेक्शन, काफी सारी जानकारियां हमारे को मिली। और इटर्नल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से आप सब लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आज की इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। और इट इज मोर देन 1 hour, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। इस तरह की वेबिनार हम लोग आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। और साथ में मैं स्पेशल थैंक्स ऑफ कोर्स बोलूंगा प्रोफेसर ओपी छंगनानी सर को, वाइस चांसलर अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर पंकज शर्मा सर जो डीन एंड रजिस्ट्रार हैं, एंड ऑफ कोर्स आवर टुडेज स्पीकर डॉक्टर आदित्य सोरल एंड डॉक्टर संजीव के शर्मा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।